उसके बाद सुरेंद्रपाल एक बार भैया में ने देखिए, बाबा आ जी जाओ का अमृत स्मरण जो है राइट नाउ। वो रखा। ऊपर वाले से बताओ। तो कई ऐसे अनछुए पहलू थे जो हम सबको पहली बार सुनने को मिले, क्योंकि सारी चीज प्रकाशित नहीं है, कुछ चीजें प्रकाशित भी हैं। उसके बाद जो जीवन विद्या योजना यात्रा थी वो अजय जैन भैया ने रखी। उससे एक दृष्टि मिली हमारी कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद जो सत्र था उसका संचालन और एक मॉडरेटर की भूमिका श्रवण शुक्ला भैया ने उस सत्र का संचालन किया। तो उसमें जो अनुसंधान का तात्विक पक्ष था, जैसे हम बात करें सत्ता की या प्रकृति नियति, वैसे तो और पास ले जाके गठन फोकस कर पूर्णता, सकते हैं। जीवन संरचना, इतना दूर रखो। जीवन क्रिया, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, और जीवन और मेधस और अध्ययन गति। तो इन्हीं सभी विषयों पे बड़े विस्तार से बात हुई। ये इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी है, हमें पता लगे जो लोग थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया कि कल क्या क्या बातें हो चुकी हैं। उसके बाद जो अगली प्रस्तुतियाँ थी लंच के बाद की, तो उसमें था कि भाई केंद्रों की कुछ रिपोर्ट थी। गौरी दीदी का जो सेशन था बाकी लोगों के साथ उन्होंने जो संचालित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रयास हो रहे हैं, उस पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। और जो सबके दिल को छूने वाली बात थी, या हमारे लिए भी एक अभी भी हम देखें जो बच्चों ने बात भी रखी थी ये, कि जो जल्दी जुड़ जाते हैं, थोड़ी गति उनकी अच्छी बन जाती है और अक्सर लेट हो जाते हैं उसमें। तो बच्चों ने बहुत सुखद प्रस्तुति की, वो कैसे जीते हैं, क्या क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बड़ों का अनुसरण किस तरह से कर रहे हैं, और जो प्रचलित शिक्षा है उस शिक्षा को और अपने अभिभावक विद्यालय में जो उनको शिक्षा मिल रही है उसकी उन्होंने तुलना की कि हम उन दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं। उसकी बड़ी यहाँ विस्तृत चर्चा हुई। उन बच्चों के भाव क्या हैं, विचार क्या हैं, और उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो हम कहते हैं कि विश्वास की बात, स्वयं विश्वास, तो वो देखते ही बनता था। और बीच में एक दो भाई ने बात रखी भी थी, और इसको मैं मंच से मैं भी स्वीकार करता हूँ कि हम जब बच्चे थे तो इतना विश्वास तो दूर की बात है, इसके आसपास भी हमें विश्वास दिखाई नहीं पड़ता था। तो ये इस जीवन विद्या की जो वस्तु है उसकी ताकत है कि बच्चे इतने स्वविश्वास में जी रहे हैं। फिर जो आगे की योजना है उसके बारे में भी उन्होंने बात की, बड़ों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं ये भी उन्होंने बात की। तो ये चर्चाएं कल दिन भर हुई। आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे फिर जो कुछ बच्चों के अभिभावक विद्यालय अचौटी और इंदौर के बच्चे हैं तो उनकी प्रस्तुति होगी। तो मैं इन सभी बच्चों को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया मंच पर आएं। प्लीज सभी बच्चे मंच पर आएं प्रस्तुति के लिए, और अपना जो आपका वंदन गीत है उसको प्रस्तुत करें।
सुशोभित है धरा, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। आइए गाना गाना। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। परिवार होते हैं दादा दादी जी, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जी। परिवारों में होते हैं दादा दादी जी, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जी। हम संबोधन करेंगे साथ साथ जी, हम संपद में जिएंगे हम साथ साथ जी। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। जहर डाल कर धरती को बीमार कर डाले, स्वर्ग जैसे धरती को बर्बाद कर डाले। जहर डाल कर धरती को बीमार कर डाले, स्वर्ग जैसे धरती को बर्बाद कर डाले। हम धरती को सजाएं साथ साथ जी, हम खेती सही करेंगे साथ साथ जी। गीत गाए हम साथ साथ जी, खुशियों से जिएंगे हम साथ साथ जी। शरीर हमारा साधन है जागृति के लिए, इसकी सुरक्षा करनी है व्यवस्था के लिए। शरीर
धन्यवाद। बच्चों की बड़ी सुंदर प्रस्तुति थी और जो नृत्य उत्सव की बात थी तो उन्होंने अपने गीत के माध्यम से खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि हम नित्य उत्सवित हो सकते हैं और विद्या में तो ये है ही इनबिल्ट कि उत्सव जो है वो नित्य ही होता है, हर रोज होता है। अगले हम इसको सत्र को शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट हैं, वो भी काफ़ी ज़रूरी हैं। थोड़ा सभी से गुजारिश है कि ध्यान देंगे। एक तो बाबा जी के कुछ ऐसे संवाद हैं बाबा जी के साथ जो लोगों ने किए हैं कि जो अप्रकाशित हैं। बहुत सारा तो हमारे पास दर्शन है, तमाम यूट्यूब पे वीडियोस, खूब सारा मटेरियल है, पर जो अप्रकाशित अंश हैं वो बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हैं। आपका जो लंच ब्रेक होगा तो कृपया उसको कलेक्ट कर लें, उसको ले लें। एक जो ग्रीन बैजेस हैं, जैसे हम सबके पास ये ऑरेंज कलर के बैजेस हैं, जो ग्रीन बैजेस हैं वो वॉलंटियर्स के बैजेस हैं। तो किसी को किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो जिन भी हमारे भाई के, बहन के पास या बच्चों के पास ग्रीन बैजेस हो तो उनसे संपर्क कर लें। कुछ लोग जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैं कुछ और योगदान दे सकता हूँ किचन में या किसी अन्य कामों में, तो वो भी रजिस्ट्रेशन डेस्क पे प्लीज़ अपना नाम नोट करा दें कि मैं एज वॉलंटियर आगे काम करना चाहता हूँ। कुछ जो सूचनाएं हैं वो किचन से रिलेटेड ज़्यादा हैं, खाने से रिलेटेड, क्योंकि इनका जो कल्याण आश्रम है अपना कुछ डेकोरम है, तो हम जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं तो हमें बहुत सारे डेकोरम वो फॉलो करने पड़ते हैं जहाँ हम कार्यक्रम करते हैं। तो एक तो ये है कि अंदर का कोई हम बर्तन बाहर लेके ना आए, जैसे पानी या चाय कई बार हम बाहर ले आते हैं, जब तक बहुत कोई ऐसी स्थिति ना हो कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक जब हम किचन में खाना खाते हैं तो एक डाइनिंग हॉल है बराबर में। वो डाइनिंग हॉल उन साथियों के लिए है जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं या किसी के साथ कोई ऐसी समस्या है कि वो बैठ नहीं सकता, बैठने में दिक्कत है, तो उन भाई बहनों के लिए वो व्यवस्था है। तो उसमें बाकी लोग जो आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वो उसमें ना बैठें। और खाना खाते समय थोड़ा बातचीत यदि हम कम करें, क्योंकि खाना खा के हम बातचीत बाहर भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान माना पाएंगे। एक बाहर जो हम चप्पल और जूते उतारते हैं तो उसको थोड़ा सा ये रखें कि जैसे पहले से पंक्तिबद्ध हैं, लाइन में लगे हुए हैं, जो निकाले हुए हैं, तो 1 2 3 साथी कोई ऐसे ही निकाल देते हैं तो उसमें बाकी लोगों को चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटे छोटे अनाउंसमेंट थे। एक और बात है कि जिन साथियों को जाना है, जैसे ज़्यादातर साथी कल जाएंगे, हो सकता है कुछ साथी परसों भी जाएं, तो जिन साथियों को जब भी जाना है तो बाहर आप ये जरूर नोट करा दें लंच में, यहाँ से आप किस टाइम निकलेंगे, जिससे आपका जो भोजन का पैकेट है वो समय से तैयार हो सके। तो ये ज़रूर अपना समय नोट करा दें, क्योंकि टाइम जैसे डाला होगा तो उसमें वंदन भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बताया, देखने में क्या आ रहा है कि जो गूगल फॉर्म में था उसमें टाइम में गड़बड़ी हो गई है कि जो रेलवे का टाइम है वो 24 घंटे के हिसाब से चलता है। तो जैसे उसमें किसी ने 4 बजे लिखा तो वो 4 बजे मॉर्निंग का आ गया, उन्होंने शाम का सोच के लिखा होगा। तो वो एक बार कृपया करके जरूर देख लें। अब हम अगला सत्र शुरू करते हैं, तो उस सत्र के लिए मैं एक मॉडरेटर की भूमिका में, जो संचालक होंगे, हमारे संयोजक होंगे, मैं बाल मुकुंद भैया को आमंत्रित करता हूँ। आप मूलतः इंजीनियर हैं, IIT से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उसके बाद कुछ आपके भी सवाल थे, फिर आपका सामना विद्या से हुआ, तो आप फिर विद्या से जुड़े और अभी आप 6 माह का अध्ययन भी कराते हैं, परिचय शिविर भी देते हैं, और शिविर वहाँ अचौती में आप अपनी श्रीमती जी विधि दीदी के साथ, स्वावलंबन के साथ वहाँ अचौटी में रह रहे हैं, बालमुकुंद भैया। उसके साथ में जो बाकी साथी हैं इस सत्र में जो अपनी प्रस्तुति करेंगे, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। श्याम भाई हैं कानपुर से, जो कानपुर केंद्र पर
बागड़ी जी के साथ बहुत गहरे में काम कर रहे हैं और 2004 से विद्या से जुड़े हैं और काफ़ी छोटी उम्र में ही विद्या पे आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। आगे गुंजन बहन जी जो किरतपुर से हैं। अच्छा, गुंजन भाई जी, ठीक, मेरी मुलाकात नहीं थी। गुंजन भाई जी हैं, आप जूनागढ़ गुजरात से हैं और आप भी मूलतः कंप्यूटर इंजीनियर हैं और मानव तीर्थ में अभी अध्ययनरत हैं। पुष्कर श्रीज्ञान जी, पुष्कर श्रीज्ञान भाई जी, आप गया से हैं और चौटी में आपने 6 महीने का अध्ययन किया है। अपूर्वा संचेती बहन जी, आप पुणे से हैं, आपने भी 6 माह का अध्ययन किया है और इसके फैलाव में आगे लगी हैं। अमृत नहार भाई जी, आप सूरत गुजरात से हैं, मानव तीर्थ में अध्ययनरत हैं, समझने समझाने का काम कर रहे हैं अभी। जिगर लाल भाई जी, आप अहमदाबाद से हैं, 6 माह का अध्ययन किया है और परिवार समूह में प्रयासरत हैं, कुछ काम कर रहे हैं। साधना साहू जी, साधना साहू बहन जी, आप इंदौर से हैं और 1.5 साल से इसमें अध्ययनरत हैं। और रघुनंदन कश्यप जी, आप कोरबा से हैं और प्रोफेसर प्रदीप रामचेला भाई जी, आप डिपार्टमेंट के हेड भी हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, आप रजिस्ट्रार भी हैं। अर्थक्वेक में भी काफ़ी जो प्रोजेक्ट हैं उनमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ ह्यूमन वैल्यू सेल जो है उसको देखने का काम भी करते हैं और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेल है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में उसको भी देखते हैं। तो अब मैं बालबुद्ध भैया से निवेदन करूँगा कि आप सबका संचालन। और सूचना है कि बच्चों का जो सत्र है 10 से 18 वर्ष के उनका समांतर सत्र चलेगा 9:30 से 11 बजे तक, जो गोपाल अग्रवाल जी अछोटी से है वो उनका संचालन करेंगे। और वो सत्र ये सत्संग हॉल 1 है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, उधर पे है। तो सभी से निवेदन है कि जो 10 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको उस सत्र में भेज सकते हैं। नमस्कार सभी। तो आज सम्मेलन के जो दूसरा दिन है उसमें पहला सत्र में चर्चा था अनुसंधान का तार्किक और व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मध्य दर्शन की जो महिमा है वो ये है कि इसमें तात्विक पक्ष पर भी पूरा मतलब अच्छे से रखा गया है और तार्किक पक्ष को भी पूरा अच्छे से रखा गया है, अपनी संपूर्णता में रखा गया है, और व्यवहारिक पक्ष को भी पूरा अपनी संपूर्णता में रखा गया है। तीनों ही तार्किक और व्यवहारिक तीनों ही जगह पर मध्य दर्शन जैसा हम जांच कर देखते हैं कि पूरा पड़ता है, एक मानव के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए पूरा पड़ता है। तो ये इसकी महिमा है और उसके जो तार्किक और व्यवहारिक पक्ष जो है उस पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग करेंगे। तो आज सम्मेलन की जो थीम है इसमें कि तार्किक और व्यवहारिक पक्ष में मध्य दर्शन विकल्प रूप में, अनुसंधान रूप में कैसे है। तो इसमें क्या चीज है जो परंपरा में छूट गया है या पूरा नहीं आ पाया या समझ नहीं पाए या प्रकट नहीं हो पाया, और इसमें क्या चीज इसमें अनुसंधान हुआ है, इस पक्ष को हम इस चर्चा में रखेंगे। तो जिस तरह से अपन देख रहे थे तात्विक पक्ष में भी कि परंपरा में क्या चीजों का अनुसंधान हुआ है, और कुल मिला के जो बाबा जी जैसा बोल रहे हैं कि अभी परंपरा नहीं बन पाई है, मानव परंपरा नहीं बन पाई है। तो परंपरा यहाँ पर किस चीज को बोल रहे हैं ये काफी जटिल मुद्दा हो जाता है। कई बार इसमें
मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी को काट रहे हैं, छाट रहे हैं ना, विकल्प क्यों कहा जा रहा है इसको। तो यहाँ पर हमको ये समझना जरूरी है कि विकल्प जब कर रहे हैं तो वो मेरे जीने के अर्थ में है। ये हम दूसरे को काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये विकल्प है तो आपको ऐसा जीना चाहिए, आप ऐसा क्यों जी रहे हैं, आप ऐसा क्यों जी रहे हैं। विकल्प मेरे अपने जीने के अर्थ में है, क्योंकि जब भी मैं जीता हूँ तो जीने में निर्णय लेता हूँ, और निर्णय मुझे फिर एक ही लेना होता है। भाई जैसे खाना भी खाना है तो या तो खाना है या नहीं खाना है, ऐसा नहीं हो सकता कि खा भी रहे नहीं भी खा रहे। तो निर्णय में तो आदमी को विकल्प पर आना ही पड़ता है। इस रूप में ये विकल्प है। जब तक मानव विकल्प पर नहीं पहुंचता है तब तक उसका जीना नहीं हो सकता है। एक छोटा सा निर्णय भी मानव का नहीं हो सकता है। और जिंदगी में तो बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हैं, शादी, व्यवसाय, बच्चे पालना, परिवार पालना, एक एक जिंदगी में एक एक चीज निर्णय से भरी हुई है। तो जब तक मैं विकल्प पर नहीं पहुंचा हूं तब तक मैं अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता हूं। और मैं व्यवहारिक कि मानव का स्वरूप तो हमारे पास 9:40 तो हो गया है शुरू करने में, और हाँ 80 मिनट हमारे पास में, और 10 लोगों को बोलना है तो 8 मिनट एक व्यक्ति के पास में, और कुछ मार्जिन देते तो 7 मिनट। तो ये टाइमर है, इसको दबा के जब 7 मिनट हो जाए और स्वयं स्फूर्त हो गए। सभी को नमस्ते। तो कुछ स्पष्टताएं मेरी तरफ से भी रखना चाहूँगा कि जैसे मेरा ही एक परिचय बता दूं कि लगभग आज से 2.5 साल पहले ही मैंने पहला परिचय शिविर किया, और उसके बाद लगातार 2-3 परिचय शिविर किए, और उसके बाद गहरे अध्ययन में लगने का मन हुआ। तो पिछले लगभग 1.25 साल से मानव जीवन में अभ्यासरत हूँ। तो इस 1.25 साल के दौरान अलग अलग प्रबोधक भैया दीदी के साथ रह करके हमने पूरे ही दर्शन के वाङ्मय को एक बार पठन किया, और उस पठन के दौरान मेरी जो स्पष्टताएं बनी है, मेरे जो विचारों में स्पष्टताएं है, उसी के अनुसार मुझे जो मिला हुआ टॉपिक है मानव स्वरूप, परिभाषा एवं लक्ष्य, उसके ऊपर मेरी बात रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले ही देखें तो मानव स्वरूप को जैसे ही बालमुकुंद भैया ने बताया कि अभी तक मानव जाति ने बहुत सारे प्रयास किए ही है कि मानव का स्वरूप क्या है। तो उसको देखने हम जाए तो अभी हमारे सामने जिस प्रकार से पूरे इतिहास को बताया जाता है, तो लगभग देखा जाए तो उसमें मानव इतिहास को 20 लाख साल पुराना इतिहास तो बता रहे हैं, और उसमें भी एकदम प्रिसाइजली देखा जाए तो लगभग 5000 साल पुराना इतिहास तो लिपिबद्ध हमारे सामने आ ही रहा है। तो उसमें हम जैसे जैसे देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ खोज अपने से करते हैं, तो लगता है कि मानव जाति में कई कई लोगों ने उसके ऊपर बहुत गहरा काम किया ही है। तो उसमें मानव के स्वरूप को पहचानने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। उनमें से ही निकल के जो कुछ विचार आए उनको यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में समीक्षात्मक रूप से रखा गया। तो एक विचारधारा को आदर्शवादी बताया, एक विचारधारा को भौतिकवादी बताया, और साथ में जो अनुसंधान का नया रूप आया है उसको विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उसी में देखा जाए तो मानव स्वरूप को जब आदर्शवादी विचारधारा से देखा गया तो उसमें कहीं ना कहीं मानव के स्वरूप को बताते रहे कि मानव जो है ईश्वर का अंश है, या किसी देवी देवता का संतान है, या तो गॉड ऑफ मैसेंजर है। ऐसा कुछ अलग अलग प्रकार से मानव को बताया गया है, लेकिन उसका जो मूल रूप या उसका कोई सुप्रीम है वो कोई ना कोई ईश्वर रहा है, ऐसी कहीं ना कहीं बात कही गई है। और उसी तरफ से दूसरी तरफ देखा जाए तो जो भौतिकवादी विचार बता रहे हैं, या तो जो पास्ट में 300-400 साल पुराने जो भी विचारधारा आए हैं उनको भौतिकवाद के अनुसार देखा जाए, और उसमें अगर क्या क्या बात कही गई उसको देखते हैं तो उसमें भी सार रूप में कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जैसे जैसे मानव का तर्क विकसित हुआ और मानव ने कुछ नई नई सोच की, कुछ अपनी सुविधाओं के लिए जो भी प्रयास किए, उसमें जैसे मानव का अध्ययन हुआ तो उसमें मानव को कहीं ना कहीं जीव जानवर के साथ जोड़ के ही देखा गया। जैसे जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए तो किसी न किसी बंदर, खरगोश ऐसे जानवरों पर कुछ कुछ प्रयोग किए, उनमें से जहाँ पर सफल हुए उन सबको मानव को ही ऐसा ही शरीर रूप में है ऐसा मानकर उसके ऊपर थोपने का प्रयास किया। उसमें कहीं कहीं सफल हुए, कहीं असफल हुए, लेकिन उसका जो मूल आधार है वो भी ठीक ठीक पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो लगता है आपको कहीं ना कहीं ये विकल्प को पढ़ते हैं। तो
उसके बाद हमको लगता है कि ये मानव स्वरूप ठीक से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो फिर उसके आगे निकलकर जो मानव की एक परिभाषा बननी चाहिए वो भी उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा बन नहीं रही है, ऐसा हमको प्रतीत होता ही है। तो फिर लगता है कि मानव की स्पष्ट रूप में परिभाषा क्या हो, तो एक परिभाषा जब देखने जाते हैं तो आदर्शवादी विचारधारा में तो मानव के लिए बहुत सारी परिभाषाएं दी है, और उसके बाद उसका जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन हुआ है उसमें भी मल्टीपल व्यूज है। तो हम उसमें किसी एक को लेकर के पूर्णता को नहीं पहुंच सकते, या तो उस विचार को सार्वभौमिक नहीं बता सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन दिखती ही है हमको। और उसी रूप में अगर दूसरी तरफ देखें भौतिकवाद में, तो उसमें तो मानव के शरीर को जीव के शरीर के समान ही बता दिया, और फिर मानव की परिभाषा दे दी कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी बोल दिया मतलब प्राणी से ऊपर कुछ सामाजिकता का निर्वाह मानव कर रहा है। तो उस सामाजिकता को देखने जाए तो सामाजिकता क्या है, तो मोटा मोटा सामाजिकता लगता है कि मानव भी कहीं पशु भी साथ साथ में रहते हैं कभी कभी, तो मानव भी कभी कभी साथ साथ में देखने को मिलता है। कुछ भी अच्छा बुरा कार्यक्रम हो तो आदमी साथ में मिलके ही रहते हैं। तो उन अच्छे बुरे कार्यक्रम में जैसे अभी ये बच्चे अच्छी प्रार्थना गा रहे थे, उसमें भी कुछ कुछ कड़ियाँ आए कि किसी का जन्म होता है, किसी का विवाह होता है, या तो किसी का देहांत हो गया, ऐसी कुछ भी घटनाएं हो रही है, तो उसमें मानव एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, उसमें भाव पक्ष से कुछ ना कुछ अच्छी या तो बुरी जो भी एक भावनाएं है उसको शेयर करते हैं, ये तो हम देख पा रहे हैं। लेकिन उसको जब घटनाओं के रूप में देखने जाए तो कहीं कहीं कुछ ऐसी भी घटना इतिहास में हो चुकी है कि किसी एक आदमी बहुत विकृत रूप में अपने विचार को फैलाने के लिए क्रियान्वित हो गया और उसने मानव जाति का बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार कर दिया है। तो इस घटना को देखे तो कभी लगता है कि मानव कभी सामाजिक है कभी प्राणी है, ये सामाजिकता और प्राणी में भी कहीं संतुलन नहीं दिख पा रहा है। तो फिर इसी से हमको लगता है कि अब कहीं ना कहीं विकल्प में जो बात कही जा रही है उसको अब आधार में रखा जाए, तो विकल्प में सबसे पहले बाबा जी तार्किक रूप में बता रहे हैं कि मानव जो है वो जड़ और चैतन्य के संयुक्त साकार रूप में है। तो जड़ रूप में यहाँ पर शरीर को बताया गया, और चैतन्य रूप में जो एक बात रख रहे हैं यहाँ पर जीवन को बता रहे हैं। तो जीवन को बाबा जी बता रहे हैं कि एक गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन को बताया है। जीवन के अंदर 5 स्थिति क्रिया 5 गति क्रिया के रूप में 10 क्रियाएं निरंतर शुरू रहती है, और उन जीवन क्रियाओं से शरीर संचालित होता है। इस प्रकार से जीवन और शरीर दोनों के संयुक्त साकार रूप में मानव को परिभाषित किया जा रहा है यहाँ पर। और ये तार्किक के बाद एक और जो मध्यस्थ दर्शन में दूसरी परिभाषा दी गई है, बहुत ही व्यवहारिक रूप में जिसको हम समझ सकते हैं। इसी परिभाषा में बाबा जी बता रहे हैं कि मानव जो है वो मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का आशावादी एवं प्रमाणित करने वाला है। तो मनाकार को साकार करना हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि मनाकार मतलब मन में जो भी कल्पनाएं आती है उसको साकार करना। तो मानव के पास अपने कुछ कुछ विचार हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है और उसमें बहुत सारी सफलताएं मिलती है। आज हम लोग इतनी अच्छी फैसिलिटी में यहाँ साथ में बैठे हैं, जो भी परिवहन की कम्युनिकेशन की सारी फैसिलिटी है, तो मनाकार को साकार करने के रूप में हमको मिल ही रहा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा वाक्य आ रहा है कि मनस्वस्थता का आशावादी एवं प्रमाणित करने वाला, तो मनस्वस्थता कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। मनस्वस्थता का मतलब यही है कि जड़ के साथ चैतन्य को संयुक्त रूप में देखा जाए, तभी जाके मनस्वस्थता अर्थात कि मानसिक संतुलन की जो स्थिति है उसको हम पूरा पकड़ पाएंगे। तो इसी में देखा जाए तो मनस्वस्थता जो है उसके लिए बता रहे हैं कि मानव के जीवन में जो जीवन क्रिया के रूप में 10 क्रियाएं हो रही है, उन 10 क्रियाओं को ठीक से समझ पाना, उन सब का मानव शरीर के ऊपर क्या प्रभाव है, मानव परस्पर में व्यवहार करता है उसके ऊपर क्या प्रभाव है, उससे आगे मानव कहाँ तक जाएगा, मानव का अंतिम गंतव्य स्थली क्या है, मानव को पहुंचना कहाँ है, उसी रूप में यहाँ पर मानव लक्ष्य को बता रहे हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ तक रख के आगे और विनती करूंगा श्याम भैया से कि वो मानव लक्ष्य के बारे में पूरी बात को खोल के रखें। आप सबों को मेरा प्रणाम। कृतज्ञता पूर्वक सुपथ प्रदर्शकों की वंदना। इतने के साथ मैं मानव लक्ष्य को आगे बढ़ाता हूँ। तो योग संयोग बस पिछले कुछ दिनों से मेरा व्यवहार दर्शन को पढ़ने का बहुत सारा योग मिला और
कई बार मैं पिछले 2-2.5 महीनों में अनेक जिम्मेदारियों के कारण उसको लगातार पढ़ता रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि उसी के आधार पर अपनी बात को रखता हूँ। और मैं उसमें आपको मुख्य रूप से ये बताने का प्रयास करूँगा कि परंपरागत रूप में जिन शब्दों को हम प्रयोग करते रहे हैं, उन शब्दों को समझने में, उनके स्पष्टीकरण में किस तरह से हमको यहाँ से मदद मिला है, सहयोग मिला है, उसको मैं प्लेस करना चाहूँगा। तो मानव लक्ष्य को अगर तार्किक या व्यवहारिक स्वरूप में देखें तो निरंतर सुखपूर्वक जीने के रूप में समझ में आता है। उसी को अगर देखेंगे तो विश्राम शब्द से सुख, शांति, संतोष, आनंद जैसे शब्दों से इंगित किया गया है। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि ये विश्राम कैसे हो, ये सुख, शांति, संतोष, आनंद कैसे हो। तो ये समझ में आता है कि जब तक अपने अंदर भ्रम किसी भी मात्रा में बचा रहता है, तब तक ये सुख की निरंतरता नहीं हो सकती। भ्रम है तो दुख है ही। इसलिए सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए या निरंतर सुख को सुनिश्चित करने के लिए निर्भ्रमता जरूरी है, भ्रम मुक्ति जरूरी है। तो अंततोगत्वा मानव लक्ष्य को देखेंगे तो निर्भ्रमता के रूप में, भ्रम मुक्ति के रूप में, सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त होने के रूप में पहचाना है। उसी को जागृति पूर्णता भी बोले। और इसी भ्रम मुक्ति को मोक्ष शब्द से भी इंगित किया गया है। तो अगर मानव लक्ष्य को देखेंगे तो मोक्ष अंतिम लक्ष्य के रूप में समझ में आता है, भ्रम मुक्ति अंतिम लक्ष्य के रूप में समझ में आता है। लेकिन ये तो अंतिम लक्ष्य है, इसके इंटरमीडिएट गोल्स क्या होंगे, बीच में क्या लक्ष्य होंगे। तो उसमें अच्छी बात मुझे फॉर्मुलेशन में ये लगी कि बीच के जो सारे गोल्स बताए गए हैं वो प्रक्रिया को भी एक्सप्लेन करते हैं, उपलब्धि को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर इनके बीच के गोल्स को देखेंगे तो उसके 9वें और 10वें अध्याय में धर्म, काम और अर्थ 3 लक्ष्य और पहचाने गए। धर्म का तात्पर्य प्रकृति के नियमों को ठीक ठीक समझ पाने से है, अस्तित्व के नियमों को ठीक ठीक समझ पाने से है। तो अगर उस पुस्तक में देखेंगे तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में धर्म को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। बौद्धिक नियम को जितना जितना हम अपने में सुनिश्चित करते हैं, उतनी उतनी हमारी जीवन क्रियाएं व्यवस्थित होती हैं। सामाजिक नियम को हम जीने में जितना सुनिश्चित करते हैं, उतना हमारा परस्परता में संबंध सुनिश्चित होता है। और प्राकृतिक नियम को हम जितना अपने जीने में सुनिश्चित करते हैं, उतना ये जो शेष प्रकृति के साथ हमारा उत्पादन करना है वो व्यवस्थित होता है। तो धर्म पूर्वक जीने की उपलब्धि ये है, या इन तीनों नियमों, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम के साथ जीने की उपलब्धि ये है कि हमारा जीवन संतुलित होता है, परस्परता में संबंध संतुलित होता है और शेष प्रकृति के साथ जीना भी संतुलित होता है। इस धर्म पूर्वक जब हम जीने के काम को करने जाते हैं तो ये दिखता है कि 2 गोल, 2 लक्ष्य और समझ में आता है इसको पूरा करने के संबंध में। एक काम पहचाना, जिसको मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति के रूप में, कामनाओं की पूर्ति के रूप में पहचाना। तो चाहे हमारी भौतिक आवश्यकताएं हों, चाहे मानसिक आवश्यकताएं हों, एक एक व्यक्ति के रूप में उन आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है। उस पूरा होने को काम के रूप में पहचाना है। और भौतिक और मानसिक दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में मन और तन के साथ सुविधाओं की भी जरूरत पड़ती है, धन की भी जरूरत पड़ती है। उनको फिर अर्थ के रूप में पहचाना है। तो ऐसा अगर गोल को देखेंगे तो उस भ्रम मुक्ति या निर्भ्रमता या मोक्ष रूपी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धर्म, काम और अर्थ को इंटरमीडिएट गोल्स के रूप में पहचाना है। तो ये अपने आप में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो मोक्ष है। इन तीनों में भी फिर क्रम देखेंगे तो क्रम भी ये बताया गया कि ये मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ, क्रम से इस क्रम में देखेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाले के लिए साधन की तरफ प्रयोग होता है। तो अर्थ को देखें तो ऊपर वाले तीनों लक्ष्य के लिए साधन है। काम को अगर देखें तो अर्थ के लिए तो वो साध्य है, लेकिन धर्म और मोक्ष के लिए साधन है। धर्म को अगर देखेंगे तो मोक्ष के लिए तो साधन है, लेकिन अर्थ और काम के लिए वो साध्य है। तो ऐसा इस चारों लक्ष्यों के सीक्वेंस को देखेंगे तो ये समझ में आता है। इसमें क्रक्स की बात समझने की ये है मेरे हिसाब से कि धर्म पूर्वक जब हम अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हैं तो हम मोक्ष के लिए काम भी कर पाते हैं, समाज के लिए भी सदुपयोगी होते हैं। उसके दूसरी तरफ अगर हम धर्म विहीन ढंग से अर्थ और काम को सुनिश्चित करने जाते हैं तो वही लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के रूप में दिखाई देता है और समाज की जितनी भी समस्याएं आज के दिन हम देखते हैं उसके कारण के रूप में दिखाई देता है। तो इसलिए अगर
यात्रा की जगह को देखेंगे तो धर्म पूर्वक अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए मोक्ष के लिए प्रयास करना, निर्भ्रमता के लिए प्रयास करना, ये लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी समझने की है कि एक बार जब हम मोक्ष तक पहुंच जाते हैं तब हमारा जीना कैसा होता है। तो मोक्ष तक पहुंचने के बाद धर्म हमको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, हम उसमें स्थिर हो जाते हैं। फिर धर्म पूर्वक जीना हमारा सहजता हो जाता है, हमारा स्वभाव हो जाता है। तो जब हम अध्ययन पूर्वक नीचे से ऊपर उठ रहे हैं तो धर्म पूर्वक जीना प्रयास पूर्वक है, अभ्यास पूर्वक है, अनुशासन पूर्वक है, जिसमें दूसरे के स्वानुशासन की प्रेरणा समाई हुई रहती है। जबकि मोक्ष से लौट करके, ब्रह्म मुक्ति से लौट करके जब हम धर्म पूर्वक जीते हैं तो हम स्वानुशासन पूर्वक जीते हैं, स्वयं की प्रेरणा से जीते हैं, दूसरों को ऐसा जीने की प्रेरणा दे पाते हैं। तो ये धर्म पूर्वक अर्थ और काम को सुनिश्चित करना, ये लक्ष्य भी है, प्रक्रिया भी है, उपलब्धि भी है। लेकिन अंतिम उपलब्धि को देखेंगे तो निर्भ्रमता के रूप में, ब्रह्म मुक्ति के रूप में, मोक्ष के रूप में पहचाने। तो लक्ष्य के संदर्भ में मुझे इतनी बात कहनी थी। आगे देखेंगे तो ये प्रश्न बनता है कि इस निर्भ्रमता रूपी लक्ष्य को कैसे सुनिश्चित करें। तो पूरी प्रकृति, पूरे अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम होना उसके लिए जरूरी है। उसमें भी मुख्य मुद्दा मानव के प्रति निर्भ्रम होना है, क्योंकि समस्याओं के मूल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आदमी है। फिर मानव भी निर्भ्रम हो तो किन बातों के प्रति निर्भ्रम हो। तो ये जो मानव के 4 भाग हैं, रूप, गुण, स्वभाव और धर्म, उसमें से स्वभाव और धर्म के प्रति निर्भ्रम होना मुख्य मुद्दा है। तो स्वभाव और धर्म की निर्भ्रमता को लेकर के हमारे अगले वक्ता पुष्कर जी बात करेंगे। थैंक यू। सभी को नमस्ते। तो पहला बिंदु मानव का स्वरूप लक्ष्य, तो इस पर विकल्पात्मक बात को रखने का हमारे दोनों वक्ता प्रयास किए। तो जैसा कि श्याम भाई ने बताया कि जीवन लक्ष्य को मध्य दर्शन में स्थापित किया, और जो विकल्पात्मक स्वरूप ये है कि इसमें जीवन लक्ष्य के साथ में मानव लक्ष्य को भी इसमें वेटेज दिया, और उसको बराबर का वेटेज दिया। क्योंकि जिस तरह से हम आदर्शवाद और भौतिकवाद को देखते हैं तो एक में शरीर वाला भाग ज्यादा हो जाता है, एक में जीवन वाला भाग ज्यादा हो जाता है। और हम अपनी जिंदगी में भी इसको देख ही सकते हैं कि जिस तरह से जो भी हमारी सोच है, समझ है, जो उनको प्राप्त हुई है, हम एक चीज को पूरा करने जाते हैं तो बाकी आयाम छूट जाते हैं। तो दर्शन का जो विकल्पात्मक स्वरूप है वो यही है कि जीवन लक्ष्य के साथ में मानव लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। हम जीवन लक्ष्य जो कि निरंतर है और मानव लक्ष्य जो कि शरीर यात्रा के साथ में जुड़ता है और पूरी मानव जाति तक जाता है, हम दोनों को बराबर पूरा कर सकते हैं। तो जीवन लक्ष्य के अर्थ में मानव लक्ष्य भी बराबर वेटेज है। जीवन लक्ष्य को जब हम देखते हैं तो मानव लक्ष्य उसकी प्रक्रिया के रूप में देखता है, लेकिन जब परंपरा की ओर से देखते हैं तो मानव लक्ष्य होकर फिर जीवन लक्ष्य प्रक्रिया के रूप में बन जाता है, जो कि शिक्षा के रूप में दिखाई देता है। तो कोई भी एक लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं है, जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य दोनों ही बराबर है। ये संतुलन ही मध्य दर्शन का विकल्पात्मक स्वरूप है। इस विकल्प के साथ जीकर हम सुखी हो सकते हैं, वरना एक चीज को पकड़ के दूसरा चीज हमारा छूटा जा रहा है। तो ये विकल्प के रूप में हमको स्वीकार होता है। तो अगले दूसरा जो टॉपिक है कि मानव की मौलिकता स्वभाव और धर्म के रूप में है, जिसको दर्शन ने विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं पुष्कर जी को आमंत्रित करता। सभी को नमस्ते। मैं मेरा थोड़ा दर्शन से जुड़ना कैसे हुआ उसको भी थोड़ा रख देता हूँ। तो मैं रविकांत पहले इस दर्शन से जुड़ा हुआ था, तो उससे बातचीत करके जो है वो इधर से जुड़ना हुआ। उसके पहले मैं IIT की कोचिंग पढ़ाता था, और उसमें जो कुछ भी चलता रहता है एक नॉर्मल व्यवसाय में, जो कुछ भी एक कंपटीशन और वो रहता है, एक अपने को बहुत सारा इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी से आदमी ग्रसित होता है। तो उसको लेके और जो भी आसपास में वातावरण में जो भी एक समस्या चलते रहता है जिसका कोई एक सोल्यूशन नहीं दिख रहा होता है, मतलब कुछ भी सही है या कुछ भी गलत है, मतलब सारा कुछ सही है सारा कुछ गलत है, कुछ भी सही नहीं है कुछ भी गलत नहीं है, इस तरह की स्थिति में एक आदमी रहता है, ऐसा रहा करता था। और उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे कुछ अगर पूरा फ्रेमवर्क मतलब जो संपूर्णता एक
आदमी खुल के सोचे तो कहाँ तक जा सकता है, सब चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, है ना। उस तरीके से सोचे और वैसा कुछ मिलता नहीं है तो फिर आदमी उसी को कंटिन्यू कर रहा होता है। तो मुझे वो शुरुआत में सोम भैया के वीडियो से और आगे परिचय से और रविकांत के बातचीत से मुझे वैसा लगा कि मैं इससे जुड़ा, और उसके आधार पे जो है वो शुरुआत में कुछ परिचय से किए, बातचीत की लोगों से, और 6 महीने का पिछले बार अध्ययन किया। तो मुझे मानव की मौलिकता रूप गुण स्वभाव धर्म के ऊपर बोलना है। तो इसमें रूप गुण स्वभाव धर्म में अगर देखें तो एक रूप के लिए परिभाषा के तौर पे देखें तो रूप का मतलब आकार आयतन घन, मतलब कैसा कोई चीज दिखता है, क्या जगह छेकता है। और गुण देखें तो मानव के संदर्भ में देखें तो परस्परता में जो प्रभाव है, मतलब आदमी का कार्य और व्यवहार जो है वो गुण में आ जाता है। स्वभाव धर्म देखने जाए तो स्वभाव धर्म में बेसिकली जितने भी श्याम भैया ने भी रखा कि स्वभाव धर्म का अर्थ मतलब आदमी की समझ मतलब वास्तविकताओं की समझ, प्रकृति अस्तित्व में जितने भी नियम हैं, अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं उसको समझ को लेके स्वभाव धर्म की बात कर रहे हैं। तो प्रचलित शिक्षा में देखें तो स्वभाव धर्म को समझने की कोशिश जैसा लगता है, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में ऐसा समझने में लगता है कि स्वभाव धर्म को समझने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सारा कुछ रूप गुण के समर्पित लगता है। और इनफैक्ट पीछे के वक्ताओं ने भी उस स्वरूप के अर्थ में बताया ही कि उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उसमें ऐसे भी बोलते हैं कि क्लैरिटी पे पहुंचना है ऐसा हमारा गोल ही नहीं, मतलब हर आदमी उसके लिए निष्कर्ष निकालेगा और निष्कर्ष निकालेगा और कुछ नया निष्कर्ष निकलते जाए, ऐसा एक बना हुआ है। फिर भी आदमी के अंदर एक प्यास रहता ही है कि उसको पूरा क्लैरिटी हो, तो ये अपने आप को सुखदायी या संतोष की स्थिति में तो नहीं ले जाता है कि एक नया निष्कर्ष निकलते ही रहे। फिर एक अध्यात्म में देखें या आदर्शवाद में देखें तो ऐसा कई बार लगता है कि रूप गुण के आधार पे जो वास्तविकताएं हैं, मतलब कार्य व्यवहार को उसको छोड़ना ही स्वभाव धर्म है, ऐसा कई बार लगता है। मतलब उसको किस सीमा तक आप छोड़े हैं, है ना, किस तरीके से त्याग किए, इस तरीके का कई बार दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्यस्थ दर्शन में स्वभाव धर्म जो आदमी का है, स्वभाव धर्म के बारे में स्पष्टता से बात रखी गई है कि आदमी का अस्तित्व में जो भी वास्तविकताएं हैं उसको एक एक करके समझना ही, और वो समझने का सुख जो है वो इम्पोर्टेंट है। उससे रूप गुण भी नियंत्रित होता है, मतलब रूप गुण की समझ का भी प्लेसमेंट है। जैसे एक सूत्र बताते हैं कि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया, तो उस अर्थ में स्वभाव धर्म जो है वो गुरु मूल्य है और रूप गुण जो है वो लघु मूल्य है, मतलब लेकिन दोनों का इम्पोर्टेंस, हर चीज दोनों का इम्पोर्टेंस है। इस तरीके से इसको रखा गया, तो ये एक अच्छा स्वरूप निकल के आता है जिसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और उसके आधार पे जो है वो परिवार स्वरूप में दिया भी जा सकता है। इसको मैं कुछ उदाहरणों के तौर पे भी जो मुझे टच करता है उसके तौर पे भी रखने का कोशिश करता हूँ। तो जैसे एक मध्यस्थ दर्शन में बात है कि 700 करोड़ लोगों के सवालों का जवाब संभव है। ये बहुत उस तरीके से लगता है, ऐसे हम लोग जो विज्ञान की शिक्षा मतलब जो पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मली जो स्कूल की शिक्षा, उससे लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है ना, इतने सारे सवाल हैं, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं। तो इसको अगर देखने जाएं तो प्रयोजन से जब जोड़ के देखते हैं, जीने में तृप्ति के अर्थ में जब जोड़ के देखते हैं, मतलब स्वभाव धर्म के अर्थ में अगर जोड़ते हैं तो ही 700 करोड़ लोगों के सवालों का जवाब संभव है, ऐसा मुझे दिखता है, जो कि बहुत राहत की जगह है। फिर दूसरा, ऐसे कुछ मुद्दे अभी जो बहुत सामयिक हैं उस तरीके से कि जीने में मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं वो अपने आप को बहुत सभी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मुझे भी अट्रैक्ट करते रहते हैं कई बार इस तरीके से, जैसे कि आदमी ने बहुत सारा चीज रूप गुण के स्तर पे विकसित किया और उसमें और संभावना है। और जैसे आदमी चांद पे जा रहा है, आदमी दूसरे ग्रहों पे जा रहा है, तो हमको बहुत एक ओवर उनसे अट्रैक्शन होता है कि ऐसा हो रहा है, तो उससे एक संभावना बनती है कि दूसरे ग्रह पे जाके व्यवस्था हो सकती है, ये इस तरीके का कई बार लगता है। तो ध्यान से देखने जाए तो मुझे लगता है कि वो एक
प्रयोजन से अगर नहीं जुड़ता है तो ये सब सारे प्रयास जो है वो एक वैसा है जैसे कि एक नई जमीन मिलने जैसा। अभी अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में अगर देखें तो एक बहुत वो है, कई एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं जो कि दूसरे ग्रहों पे कैसे आदमी जा सकता है उसकी बात कर, तो उसमें वो अपने आप को एक आदमी के रूप में एक साइंटिफिक कम्युनिटी को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो वो भी रूप गुण की सीमा में देखने जाए तो बड़ा अचीवमेंट लगता है, लेकिन स्वभाव धर्म की सीमा में देखें तो उस प्रयास को एक व्यवस्था के अर्थ में देखा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर और भी देखें, कुछ और मुद्दों को देखें तो जैसे रूप गुण की सीमा में मतलब अगर कार्य व्यवहार के अर्थ में देखें तो विविधता और सापेक्षता इसमें शामिल है, और इस आधार पे मानव में समानता की जगह ही नहीं बनती। कार्य व्यवहार आदमी का समान हो जाए ऐसा होता ही नहीं, तो उसमें समानता की बनता ही नहीं। जैसे कुछ मुद्दे देखते हैं तो एक आदमी सोचता है कि जैसे कि मैं ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सोचता है कि डांसिंग भी सीख लें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत सारी चीज़ों में ये हो जाए, और उसके दबाव में जी रहा होता है। तो विविधताएं अगर हमारी पहचान का आधार हो तो विविधताओं को कितना जमा कर लें उसका दबाव में आदमी जी रहा होता है। तो प्रयोजन से अगर नहीं जुड़ता है तो ये विविधताएं और इनमें जो सापेक्षता है वो एक कंपटीशन और संघर्ष का कारण बनती है। तो उसमें प्रयोजन से जुड़ना मतलब और समझ से जुड़ना ये एक इम्पॉर्टेंट भाग सा मुझे लगता है। और रूप गुण की सीमा में सार्वभौमिकता तो संभव ही नहीं है ना। सार्वभौमिकता तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य व्यवहार के रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसमें मानव अर्थ में देखें तो रूप गुण की बात करें तो कार्य व्यवहार के अर्थ में ऐसा संभव ही नहीं। फिर एक जो सामयिकता का मुद्दा है, जैसे समय समय पे हमको अलग अलग रोल में शिफ्ट होना था, तो अलग अलग रोल में शिफ्ट होना होता है, तो उसमें हमारी जो है वो कभी किसी चीज को प्रमुखता देना है, कभी किसी चीज को प्रमुखता देना है। उस अर्थ में जब हम प्रयोजन से जुड़ते हैं तो हम इसके लिए तैयार होते हैं, अदरवाइज हम इससे तैयार नहीं हो पाते। जैसे ही मैं देख रहा था, मैं जो कल यहाँ पे हेल्प डेस्क पे आया, तो हेल्प डेस्क पे जो थे वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि आपका रूम वहाँ है, तो मैंने उनका नंबर सेव कर रहा था। उनका नंबर सेव कर रहा था तो उसमें जैसे जो उनका नाम था उसके नाम के बगल में मैंने ये लिख लिया कि वो हेल्प डेस्क पे है। तो मैं जब लिख रहा था तो सोच रहा था कि कहीं वो सामने देख रहे हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि हेल्प डेस्क पे वो काम कर रहे हैं, वही उनकी पहचान है। तो मैं सोचा कि ठीक है, लेकिन मुझे याद नहीं रहे, तो मैं हेल्प डेस्क उसको बगल में लिख लिया। फिर उन्होंने देखा तो वो बताने लगे कि मैं हेल्प डेस्क पे हूँ, ऐसा नहीं, मतलब मैं और आया हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, ये चीज़ बताने। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं हेल्प डेस्क इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि याद नहीं रहेगा, तो फिर उनको स्वीकार। तो बोलने का मतलब कि रूप गुण की सीमा में जो सामयिक पहचान का रिक्वायरमेंट है, तो वो सामयिक पहचान के प्रति हम आश्वस्त होके उसमें भागीदार भी कर पाते हैं तभी जब हमको प्रयोजन से जुड़ता हुआ दिखता है, उसमें क्लैरिटी रहता है ना, स्वभाव की समझ होता है, ऐसा मुझे दिखता है। और इसमें ये भी मुझे समझ में आता है कि रूप गुण की जो सीमा तय होगी और उसमें विविधता भी शामिल है। कई बार जो है वो अभी हमारे पास देखा जाए तो कई बार जो हमारे रूप गुण की आवश्यकताएं, मतलब खाने पीने की आवश्यकताएं जो हैं, वो अभी प्रयोजन के अर्थ में देखा तो विविधता उसमें खो गई। तो विविधता घटने या बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, विविधता जो है वो प्रयोजन के अर्थ में बढ़ने की बात कर रहे हैं, प्रयोजन के अर्थ में नियंत्रित होने की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने से जुड़ के कुछ और चीजें देखूं तो मुझे लगता है कि मैं पहले से तो मैं इस चीज को मैं बदलाव के रूप में कुछ देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से मैं एक जो रूप गुण की सीमा में इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी का एक जो भाग रहता है उससे थोड़ा बाहर आया हूँ, और स्वभाव धर्म को लेके जैसे एक जो समझ है उसमें निश्चितता की जगह पे पहुंचना एक गहरा मुद्दा है, तो उसको लेकर भी तैयारी है, ऐसा मैं
और संबंध को लेकर सजग हुआ हूँ और उसमें निर्वाह के लिए तत्परता बढ़ी है और उसके मतलब वो कहीं जगह पे कुछ लोगों के साथ मिलकर निश्चित करके उसको अभ्यास में लाया जाए, ऐसे मुझे कुछ इसको देखने से और मध्य दर्शन को पढ़ने से और समझने से एक बदलाव मुझे दिखता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पुष्कर भैया आईटी से पढ़े हैं, भौतिकवादी शिक्षा बहुत सारा ग्रहण किया है इन्होंने और इसीलिए भैया ने एक भौतिकवाद की साइड से कैसे मतलब अपने जीने को जोड़कर विकल्प के रूप में दर्शन को रखा। दूसरी साइड से हम देखें तो अध्यात्म आदर्शवाद की तरफ से भी मानव की जो मौलिकता स्वभाव और धर्म है वो निकल के नहीं आ पाया, क्योंकि दोनों ही में भौतिकवाद में भी मानव को जीव ही माना, जैसे पुष्कर भैया बता रहे हैं, और आदर्शवाद में भी मानव को जीव ही माना। जब जीव मान रहे हैं तो उसमें ये बात बोल रहे हैं, दर्शन जो रख रहा है कि मानव को चौथी अवस्था और उसका नाम दिया ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था मतलब जो संपूर्ण अस्तित्व को समझ सकता है। तो जब अस्तित्व को नहीं समझ सकता है तो जीव अवस्था, अस्तित्व को समझ सकता है तो ज्ञान अवस्था। इतना अंतर किया। अभी तक हम इस मौलिकता को नहीं पा पाए कि जानवर और मानव में क्या अंतर है। एकदम ये पूरा जीने से जुड़ने के साथ जुड़ता है कि मैं जैसे ही ऐसा मानता हूँ कि मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, माँ है, ये मुझे समझ रहा है, अस्तित्व को समझ रहा है, मतलब मैं उसे ज्ञान अवस्था में देख रहा हूँ। ये मुझे समझ नहीं रहा, जैसे ही मुझे ऐसा लगा आपने उसको जीव देखा, तो जीव देख रहा हूँ तो फिर मौलिकता क्या बनेगा? फिर मौलिकता चार विषय ही बनेगा, आज में तरफ में तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से जीना भी नहीं निकल रहा है। तो दोनों ही वादों में पूरा समझ सकता है मानव, पूरे अस्तित्व को पूरा समझ सकता है। कोई बिरला ही आदमी समझ सकता है, या कोई संयोगवश या दुर्घटनावश, अच्छी सुघटनावश समझ सकता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी समझ सकता है। ये नियम है अस्तित्व का, पूरा नियम ही बदल दिए हैं दर्शन में मानव का, और उसको पूरी एक अलग ही अवस्था के रूप में रखे हैं, ज्ञान अवस्था के रूप में। इस तरह से ये मानव की मौलिकता को हम लोग एक अलग रूप में देख रहे हैं। ठीक है। तो तीसरा जो बिंदु है कि जो मानव का जो पहले और दूसरे बिंदु में निकल के आया कि मौलिकता को प्रकट करने के रूप में, जागृति को जीने के रूप में, किस तरह से इसका फैलाव क्या है, चार आयाम के रूप में इसका फैलाव क्या है, इसको बोलने के लिए मैं अपूर्वा दीदी अमृत भाई को बुलाता हूँ। पूज्य बाबा जी को नमन। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावकगण, मेरे भाइयों तथा बहनों, सभी को नमन। जो मानव के चार आयाम है और संयुक्त रूप में जागृति का प्रमाण, इसका जो व्यवहारिक स्वरूप है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया गया है। इस बिंदु पर मैंने जो भी मध्य दर्शन में पढ़ा है, जो भी मार्गदर्शकों से सुना है, अपने में जो भी सोचा है और शोध किया है, जिन जिन बिंदुओं पे मेरी पूर्ण स्वीकृति बनी, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो इसमें एक सबसे पहला और मुख्य बात ये समझ में आता है कि एक आदमी को अनुभव होता है तो उसका प्रमाण है वो विचार में, व्यवहार में और कार्य या व्यवसाय में दिखेगा ही। ठीक है। इसमें और आगे देखते हैं तो समझ में आता है कि विचार में समाधान होगा, व्यवहार में सामाजिकता होगी और व्यवसाय में स्वावलंबन होगा। इस बिंदु को और ये जो आयाम है इनको और स्पष्ट करें तो विचार में समाधान का अर्थ को देखें तो ये समझ में आता है कि जो लोग बाबा जी के साथ खूब लंबे समय से जुड़े हुए हैं और दर्शन पढ़ के भी ये समझ में आता है कि बाबा जी हमेशा एक मानव को इस जगह पर रखते थे कि वो स्वयं सही का निर्णय ले सके। तो ये मुझे लगता है कि परंपरा से एक मुख्य भिन्न बात है इस दर्शन की, कि ये दर्शन को पढ़ के आदमी इस जगह में पहुँचता है कि वो स्वयं सही का निर्णय ले सके। तो एक आदमी को विचार में समाधान हो गया। इसका अगर व्यवहारिक स्वरूप में हम लोग इसका अर्थ देखें तो इसका मतलब यही समझ पड़ेगा कि वो दूसरे मानव में सही को पहचानने के लिए तर्क विकसित करे, वो उसका समाधान का जो प्रमाण है उसके रूप में दिखेगा। तो बाबा जी के भी जीवन में हम लोग बहुत सारे लोग उनको देखे हैं, समझे हैं, तो ये देख के ये समझ में आता है कि बाबा जी खूब स्पेस दिए। कभी उस जगह पे नहीं गए कि आप यही करो, ये करो, ये ना करो, या ऐसा ही करो। तो ये भी दिखता है कि वो जो बात है कि ये इसी दर्शन को पढ़ना है, दूसरे दर्शन को नहीं पढ़ना है, कोई सवाल नहीं करना है, तर्क नहीं करना है ना, ये जो बातें हैं। तो इस जो दर्शन की जो मूल मौलिकता है कि एक तार्किक रूप में एक आदमी समझ सके, उसको लेके है।
मुझे लगता है विचार में जो समाधान है उसका ये एक स्वरूप मेरे को व्यवहारिक रूप में समझ में आता है। दूसरा जो आयाम है तो वो है व्यवहार में सामाजिकता। तो 1950 में जब बाबा जी इस अमरकंटक देवभूमि में आए थे 30 वर्ष की आयु में, तब वह साधना काल में जब साधना करते थे तब वो प्रयास करते थे कि लोगों से ज़्यादा व्यवहार ना करें, है ना, लोगों से बातचीत ना करें ताकि उनका साधना में ज़्यादा मन लगे। तो साधना के कुछ वर्षों में ऐसा रहा कि उनको कई बार कुछ कुछ वाक्य साधना के दौरान लिखित में लिखते थे। तो एक बार ऐसा रहा कि उनको एक ऐसा वाक्य लिखाया जिसके बाद उनका जो व्यवहार आयाम है उस पर एक ध्यान गया। तो वाक्य कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जो मानव मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता है वो ईश्वर से कैसे करेगा। तो ये जो वाक्य जब बाबा जी को साधना में दिखा तो बाबा जी को समझ में आया कि हम केवल विचार आयाम में जी रहे, व्यवहार आयाम भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो बाबा जी से जो भी लोग मिलने आते थे तो उनसे चाय पूछना है, उनसे बातचीत करना है, कहाँ से आए हैं उनके बारे में जानना है और उनकी जो जिज्ञासा है उनको पूरा करना है। तो वो एक व्यवहार आयाम में फिर पूरे उसमें जिए। और अनुभव के बाद हम लोग देखें इस बात को तो हम में से कई लोग उनको देखे कि व्यवहार में न्याय कैसे हो, है ना, और वो भी दायित्व कर्तव्यों को पहचान के वो कैसे न्याय को प्रमाणित किए अपनी पूरी आयु में, अनुभव के बाद और पहले तक। तो वो जो बात है वो मेरे को लगता है इस दर्शन की एक मूलभूत बात है। तो अभी मेरे को लगता है परंपरा में जो न्याय की बात की गई है ना, उसको अलग तरीके से कहा। और बाबा जी जिस न्याय को पहचान के दायित्व कर्तव्य का निर्वाह करके सामाजिकता की जो बात कर रहे हैं वो एक मुख्य अलग बिंदु इस दर्शन का समझ में आता है। तीसरा जो बिंदु है वो है व्यवसाय में स्वावलंबन। तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इसका या तो बहुत अधिमूल्यन हुआ है या बहुत अवमूल्यन हुआ है। अधिमूल्यन के रूप में देखें तो या तो भौतिकवाद में ऐसा रहा है कि हम हमारा एक जिंदगी का बहुत सारा समय, है ना, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में कर दें, या फिर आदर्शवाद का एक ये रहा है कि हम उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि जो बाबा जी का ही हम लोग एक जिंदगी देखें, व्यवहारिक रूप में देखें, तो बाबा जी लगभग 51 साल की उम्र में जब उनको अनुभव के बाद वो खेती शुरू किए थे, है ना, उसके पहले भी कुछ कुछ पार्ट में खेती करते थे, लेकिन पूर्णतः खेती को स्वावलंबन के रूप में प्रमाणित करने के लिए 51 से 80 तक वो पूर्णतः खेती से स्वावलंबन को किए। इसके साथ साथ 94 तक मैं स्वयं उनको नाड़ी देखते हुए देखा हूँ, है ना, जबकि बताते 92 तक तो बहुत ही बढ़िया से देखते थे, 92 के बाद 94 तक कम नाड़ी देखते थे, लेकिन 94 तक वो स्वावलंबन के साथ खेती, है ना, 80 तक खेती, उसके बाद भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहा और लास्ट तक नाड़ी देख के वो चीज़ें करते रहे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट होता है कि परंपरा से भिन्न ये बात हो रही है कि एक आदमी जिसको अनुभव होगा, जो ज्ञान संपन्न होगा, वो व्यवहार करेगा, वो विचार करेगा, वो उत्पादन करेगा और स्वावलंबन के साथ जिएगा। ये जो बात है वो मेरे को लगता है परंपरा से एक बिल्कुल ही भिन्न बात इस दर्शन में स्पष्ट हो रही है। तो ये रहे 3 आयाम। तो ये 3 आयाम का भी जो पृष्ठभूमि देखे तो अनुभव आयाम के साथ ही व्यवहार, विचार और कार्य रहेगा ही। तो इन बिंदुओं पे व्यवहारिक स्वरूप में मुझे इतनी स्पष्टता हुई है। इस चीज़ को अगर कंक्लूड करूँ तो ये समझ में आता है कि अभी की डेट में भी जितना मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, उनके साथ संवाद करता हूँ या एक सर्वेक्षण करते हैं तो पता चलता है कि एक आदमी कुछ ना कुछ समझना तो चाहता ही है। हो सकता है वो पूर्ण समझे या किस चीज़ को समझना है वो अभी शेष है, लेकिन वो समझना चाहता ही है। दूसरा ये कि वो व्यवहार में न्याय चाहता ही है। जैसे बच्चे ले, बड़े ले या हम ले, हर आदमी व्यवहार को चाहता ही है, चाहे वो कर पाए या ना पाए, लेकिन वो चाहता है कि न्याय का याचक तो है ही वो। तो ये बहुत बिंदु स्पष्ट होता है। तीसरा बिंदु ये लगता है कि एक आदमी समृद्धि के साथ जीना चाहता ही है। आवश्यकता भले पहचानी है, नहीं पहचानी, लेकिन वो चाहता है कि वो समृद्ध होके जिए। तो अभी की स्थिति में भी देखा जाए तो एक आदमी 4 आयाम में जीता है और वो चाहता है कि ये 4 आयामों में प्रमाणित हो। तो मुझे लगता है अनुभव के बाद भी एक आदमी इन 4 आयामों में ही प्रमाण देगा, है ना, वो एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है। तो इतनी ही बात है। तो यही मेरे को स्पष्ट होता है और इसका जो तात्विक रूप है उसको मैं अपूर्व दीदी को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करूँगा। धन्यवाद। सभी को प्रणाम।
पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रखती हूँ। अमृत भाई ने 4 आयामों के जो एक व्यवहारिक उसका स्वरूप है वो कैसे दिखेगा इसको बहुत अच्छी तरह से रखा। जब 4 आयामों के बारे में हम परंपरा में देखते हैं तो आदर्शवादी परंपरा में क्योंकि मान्यता यही है कि आत्मा को मानते हैं, यानी आत्मा और जीव शरीर के संयुक्त रूप में मानव को मानते हैं, लेकिन लक्ष्य के अर्थ में अगर देखें तो मोक्ष प्राप्ति को माना गया है। तो इसलिए हमें दिखता है कि जो अनुभव आयाम है उसमें बेसिकली ये जो इंद्रियातीत वास्तविकता का अनुभव होना, इसी को अनुभव आयाम में स्वीकारा गया। इसमें जो शरीर से प्राप्त इंद्रियानुभव है उसको बाधा के रूप में देखा, और इसी अर्थ में हमें दिखता है कि शरीर से जो भी कार्य व्यवहार हो रहा है उस सभी को बंधन या बाधा के रूप में देखा, जिससे यह हुआ कि अनुभव आयाम तक पहुंचने के लिए शरीर और शरीर के साथ जो भी कार्य व्यवहार है ये बंधन के रूप में स्वीकारा। तो जो लोग एक तरह से ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय रहे वो जीवन के अन्य कार्य व्यवहार में सक्रिय नहीं दिखे, और जो लोग कार्य व्यवहार में सक्रिय रहे वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसी मान्यता हमें समाज में दिखी, जिससे बुद्धिजीवी और श्रमजीवी ये 2 वर्ग बने रहे समाज में। जब भौतिकवाद, जब विचार आयाम की बात आती है आदर्शवादी परंपरा में, तो हमें ये दिखता है कि तर्क करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, इसको एक तरह से निषेध माना, क्योंकि ईश्वर प्रणीत जो ज्ञान है उसमें अगर हम तर्क करेंगे, संश्लेषण विश्लेषण करेंगे तो एक तरह से उस पर शंका उठाने जैसे होगा। तो इसलिए भक्तिपूर्वक इसको समर्पित रहना, इसमें समर्पित रहना यही श्रेष्ठ माना गया। भौतिकवादी परंपरा में अगर देखेंगे तो मानव को शरीर के रूप में स्वीकारा, शरीर से प्राप्त जो इंद्रियानुभव है उसी को अनुभव का स्वरूप माना। इससे अधिक और कोई आध्यात्मिक लक्ष्य मानव में हो सकता है, इस पे कोई बात नहीं हो पाई। विचार आयाम को बहुत महत्वपूर्ण माना, यानी विचार में तर्क करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि इसी से हम वस्तुओं, जो अपने आसपास में जो वस्तुएं हैं उनके गुणों को समझ पाएंगे, ऐसे स्वीकारा। और इसकी सफलता हमें विज्ञान के रूप में दिखती भी है आज। पर इसमें एक बात जो रह गई वो ये है कि क्योंकि प्रयोजन स्पष्ट नहीं रहा तो एक तरह से हर जगह से, हर दिशा से तर्क को लगाए, और इससे बहुत सारी पैरेलल और कॉन्ट्रडिक्टिंग थियोरीज निकल के आई, और इससे एक तरह से ज्ञान बहुत फैली हुई चीज है और एक व्यक्ति उसको सभी आयामों से समझ नहीं पाएगा, ऐसे एक मान्यता समाज में बनी हुई दिखती है। तो एक व्यक्ति पूरे ज्ञान का धारक वाहक नहीं हो सकता, ये मान्यता हमें समाज में दिखती है। व्यवहार आयाम और व्यवहार आयाम की अगर बात करें तो बेसिकली भोगना और इंद्रिय तृप्ति यही लक्ष्य, मानव का लक्ष्य है। इसको मानते हुए एकत्रित आने के लिए भी, इंद्रिय तृप्ति के लिए एकत्रित आना या स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एकत्रित आना, तो एक तरह से भय और प्रलोभन में व्यवहार सिमट गया। और कार्य की अगर बात करें या व्यवसाय की बात करें तो हमें यह दिखता है कि पूरा जो व्यवसाय है वो साधनों को एकत्रित करना ताकि हम भोग पाए, तो उसमें वेद अवैध की कोई स्पष्ट कल्पना होते हुए हमें नहीं दिखे। इन दोनों परंपराओं में, जैसे आदर्शवादी परंपरा में हमें यह दिखता है कि ईश्वर से जो ईश्वर प्रणीत जो ज्ञान है वो वाङ्मय के रूप में हमारे पास प्रस्तुत है, पर इसको एक व्यक्ति जी नहीं पाता पूरी तरह से, इसलिए इसमें व्यक्ति प्रमाण नहीं है। जो वाङ्मय है, जो ग्रंथ है, वही प्रमाण है। और भौतिकवाद में अगर देखें तो क्योंकि मानव को शरीर के हिसाब से देखा और शरीर यंत्रवत है ऐसे माना, तो यंत्र एक चीज को बारंबार, एक क्रिया को बारंबार दोहरा पाता है और उसी एफिशिएंसी के साथ दोहरा पाता है। तो मानव ने भी क्रियाओं को बारंबार दोहराना और उसी एफिशिएंसी के साथ दोहराना, इसको महत्वपूर्ण माना। उस अर्थ में देखें तो यंत्र हमेशा श्रेष्ठ लगे मानव के तुलना में। तो दोनों ही परंपराओं में मानव को प्रमाण के रूप में स्वीकारते हुए हमें नहीं दिखा। मध्यस्थ दर्शन में सबसे मूलभूत बात जो मुझे लगती है वो यही है कि एक व्यक्ति पूरे अस्तित्व को या पूरे ज्ञान को एक व्यक्ति समझ सकता है
और उसको जी सकता है, यानी एक मानव इसका धारक वाहक है, इसको प्रतिपादित किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दोनों ही पहले के परंपरा में एक तरह से जड़ वस्तु है जिसको प्रमाण माना, तो वो डायनेमिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो जैसा है वैसा ही है, वो तो कोई भी परिस्थिति में उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन मानव भी चैतन्य वस्तु है, एक ऐसी इकाई है कि जो हर परिस्थिति में एक तरह से बहुत डायनेमिक तरीके से प्रस्तुत हो सकती है। तो दर्शन की ये मौलिकता मुझे लगती है, यानी मूलभूत बात लगती है। जब 4 आयामों की बात करते हैं तो अनुभव आयाम में बेसिकली आत्मा से मन तक का क्षेत्र, जीवन में जो आत्मा से मन तक का क्षेत्र है उसको अनुभव आयाम कहा। इंद्रिय अनुभव से लेके इंद्रियातीत अनुभव, यही उसका विस्तार है। और बेसिकली वास्तविकताएं जैसी है उसको उसी रूप में समझना, यानी हर आयाम में उसी अर्थ में वास्तविकताओं को समझना, यही अनुभव आयाम का विषय है या कंटेंट है। इसमें विचार आयाम में जो यहाँ पे ज्ञान सूत्रित, यानी अनुभव आयाम में बेसिकली ज्ञान सूत्रित हो रहा है। विचार आयाम की जब हम बात करते हैं तो मनोवृत्ति, चित्त, ये 3 क्षेत्र में हमें, यानी इसमें विचार आयाम को बताए। यही हर मानव में कल्पनाशीलता के रूप में स्पष्ट है। विचार आयाम की जो मौलिकता है वह यही है कि ये जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति है या अनुभव संपन्न व्यक्ति है, उसके द्वारा विवेचना पूर्वक जब हर दिशाकोण परिप्रेक्ष्य में समाधान या व्यवस्था सृजित हो पाती है या पुष्ट हो पाती है, यही विचार आयाम की सार्थकता है, इसको बताए। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो मूल में अनुभव है या नहीं, या ज्ञान है या नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है, लगता है, इसको बताए। अनुभव संपन्नता से पहले विचार आयाम में कल्पनाशीलता को वास्तविकताओं की सूचना के आधार पर कल्पनाशीलता को तदाकार करने के लिए प्रयासरत रहना, यही एक तरह से विचार आयाम की महिमा भी है। यानी जागृति क्रम में यही विचार आयाम की महिमा है, ऐसे बताया। जब हम व्यवहार आयाम की बात करते हैं तो बेसिकली हर मानव अस्तित्व सहज विधि से हर मानव में जो समानताएं है, यही व्यवहार का आधार है। और इसमें हर मानव के साथ संबंध को पहचानते हुए उसका जो लक्ष्य है, यानी जागृति, हर मानव का जो लक्ष्य है उसमें पूरक होना, यही संबंध का स्वरूप है, इसको प्रतिपादित किया। विचार व्यवसाय आयाम में अन्य प्रकृति, शेष प्रकृति के साथ अपना पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में हर परिवार में उत्पादन पूर्वक आवश्यकताओं का पूरा होना, इसको प्रतिपादित किया। इसमें आवर्तनशील विधि से स्रोत को बनाए रखते हुए ताकि प्रकृति का शोषण न हो, और दूसरा समाज में इस उत्पादन की आवश्यकता बनी है, इसको ध्यान में रखते हुए, और एक परिवार से दूसरे परिवार में यानी अन्य परिवारों के साथ विनिमय पूर्वक जीते हुए समृद्धि का अनुभव या समृद्धि को प्रमाणित करना, इस स्वरूप के अर्थ में व्यवसाय आयाम को बताया। इससे हमें ये दिखता है कि ऐसा जागृत मानव इन चारों आयामों में जीते हुए समाज में मानवीय विधि व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता स्थापित होना, परंपरा में सत्य, धर्म, न्याय, नियम, नियंत्रण, संतुलन प्रमाणित होना मानव द्वारा, यही जागृति का प्रमाण है, यही जागृति के प्रमाण का फैलाव है, ऐसे दर्शन में हमें प्रतिपादित होते हुए दिखता है। और ये मुझे जो एक तरह से स्वीकार हुई वह बात है। तो कंक्लूड करते हुए 2-3 मुद्दों पे ही ध्यान जाता है। एक ये है कि बेसिकली अभी तक प्रतिभा, यानी एक परंपरा में प्रतिभा को बहुत महत्व दिया, एक परंपरा ने व्यक्तित्व को बहुत महत्व दिया, पर प्रतिभा और व्यक्तित्व के संयुक्त और संतुलित रूप में मानव है, इसको इस दर्शन से हमें यानी समझ में आता है। दूसरी ये बात हुई कि ज्ञान जो है वो बताया नहीं जा सकता, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर दर्शन में यह अनुसंधान पूर्वक प्रतिपादित है कि ज्ञान व्यक्त है, वचनीय है, और इसको दूसरे में यानी बोधगम्य भी है, यानी दूसरा भी इसको समझ सकता है। तो ये बहुत अहम मुद्दा दर्शन से आया। तीसरा मुद्दा यह है कि
अभी तक यानी जो परंपरा में माना गया कि जीते हुए दुख में ही जीना होगा और मोक्ष के लिए शरीर त्यागने के बाद ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, पर दर्शन में ये बहुत क्लियरली हमें दिखता है कि जीते हुए सुखपूर्वक जीना सुखपूर्वक जीना हो सकता है, बन सकता है, और मोक्ष भी जीते हुए ही मिल सकता है। इसका स्वरूप निकल के आया दर्शन से। और चौथी बात यह है कि बेसिकली जो लौकिक जीवन, जो लौकिक है और जो पारलौकिक है, इन दोनों का संतुलन हमें दर्शन से दिखता है, जिसमें मानव का पूरा यानी जीवन के रूप में समझना और मानव और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का जीना, इन दोनों का एक पूरा संतुलन हमें दिखता है, जो पहले के आदर्शवादी और भौतिकवादी परंपरा में नहीं हो पाया। धन्यवाद। बढ़िया तरह से आपको समझा था। मेरे लिए कुछ छोड़ा थी तो मैं जिगर भाई को बुलाता हूँ। ये जो 4 आयाम के रूप में जागृति को प्रमाणित करने के लिए आगे परिवार चाहिए आदमी को, परिवार के बिना वो कर नहीं सकता इस काम को। तो परिवार में 7 संबंधों में जीना, परिवार स्वरूप 7 संबंधों में जीना, इसके लिए मैं जिगर और दीदी को बुलाता हूँ। सबको नमस्ते। संजय बाबा जी को प्रणाम करते हुए जो विषय पे बात रखनी है, परिवार का स्वरूप और उसके साथ 7 संबंधों में जीना। इस पूरे 2 दिन से जो चर्चा चल रही है उसमें हम ये बात कर रहे थे, ये जो अनुसंधान हुआ अध्यक्ष दर्शन के द्वारा, उसका कौन सा पक्ष ऐसा है जो हमें अपने, अगर हमारी बात करें तो जो परंपरा में हमको पहली बार सुनने को मिला, या जिसका हम देखते हैं कि कहीं पे भी इतना हमारा दायरा है वहाँ पे वो सुनने में नहीं आया। तो ये जो विषय है परिवार का स्वरूप, तो जैसे आगे से बात चली आ रही है कि लोग साथ में क्यों आए, परिवार कोई एक व्यक्ति का तो होता नहीं, कुछ लोग साथ में आते हैं। तो जब पीछे से हम देखने जाते हैं सुदूर विगत से, तो लोगों को साथ में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऐसा समझ में आता है कि जब मानव पहले आया होगा इस धरती पर, जब भी अवतरित हुआ होगा, तो कुछ समस्याएं रही होगी। जैसे हम आज भी देखते हैं पाश्विक भय या पशु का भय है या प्राकृतिक भय है ना, जैसा पूरा ने बताया कि भय और प्रलोभन या उसके कारण ही हम लोग साथ में आते हैं ना, कुंजन भाई ने भी जो बताया अपनी बात में। तो उन भय का सामना करने के लिए एकत्रित होने की आवश्यकता हुई, निर्मित हुई ना। ये सबसे पहला उद्गम बिंदु लगता है कि जब लोगों को साथ में आने की आवश्यकता निर्मित हुई। उसी के साथ जो शरीर का उत्पत्ति है 2 मानव के द्वारा, उसके लिए भी साथ में आने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। तो ये समझ में आता है कि यहाँ से शुरुआत हुई कि लोग साथ में आना शुरू हुए। सबसे पहले जब हम विगत में देखते हैं तो ये क्रम ही दिखता है। अभी तक हम जितना देख पाते हैं कि अभी हाल में जो परिवार है वो कहाँ से आया और कहाँ तक पहुंचा है। तो जितनी बात मुझे समझ में इसमें यह आती है कि जब साथ में आना हुआ तो पहले तो ये हुआ कि उस भय के सामने जो संरक्षण प्रदान करेगा और उसके साथ में जो पोषण प्रदान करेगा शरीर के रूप में, हमारी आवश्यकताओं के रूप में, उसमें किसी को हमने कोई मुखिया या सरदार या एक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसका निर्णय जो है वो परिवार में स्थापित होगा। तो उससे पता चलता है कि परंपरा में ये जो राजतंत्र की मानसिकता है या जो ये शासन की मानसिकता है, उसका उद्भव भी कहाँ से हुआ। क्योंकि जो बलशाली है वही रक्षण दे सकता है, संरक्षण दे सकता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये समझ में आता है कि जो बलशाली है उसका निर्णय जो है सर्वोपरि रहेगा। तो जो प्रारंभिक रूप में जो गठन हुआ, उस गठन में जो शासन विधि है वो उस गठन का आधार हुई। उसके आगे जब हम देखते हैं कि जो 4 विषयों से आगे जब व्यक्ति का विकास होता है, उसके आगे फिर संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए लोग एकत्रित हुए। उस संवेदनाओं में भी जो संबंधों का आधार रहा वो यही रहा, जैसे जो इंद्रिय सुख है उसके अर्थ में हम लोग साथ में आ रहे हैं, उसके अर्थ में गठन हो रहा है। तो उस गठन का भी जो आधार रहा वो यही रहा कि हम साथ में आए, जिससे हमारे इंद्रिय जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, जैसे खाना पीना हो जाए, घर हो जाए, कुछ सुरक्षाएं हो जाए। तो उस अर्थ में भी मानव साथ में आए हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो इस पूरी परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो अभी तक की जब हम समीक्षा करने जाते हैं
तो ये इतिहास से पता चलता है कि मानव साथ में क्यों आया या गठन क्यों हुआ। आज के समय में जब देखने जाते तो ये समझ में आता है कि वो जो संरक्षण वाला भाग था उससे आगे बढ़ के अभी जो आर्थिक निर्भरता है वो हम अगर व्यक्तिवाद में अगर देखते हैं परिवारों के गठन में कि परिवार कैसे, जैसे हम अभी समूह का परिवार देखते थे, बड़ा परिवार, वो परिवार घटते 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 कैसे एक व्यक्ति या दो व्यक्ति पे आ गए। उसका आधार यही हुआ कि पहले जो निर्णय की जो क्षमता थी वो कोई शक्तिशाली या कोई जो बलशाली वो व्यक्ति देता था। आज बल जो है वो अर्थ के रूप में हो गया, यानी कि आर्थिक रूप में अगर आप सक्षम हो तो आपका निर्णय चल सकता है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि पूरी क्रम में कि अगर आर्थिक मुद्दा या आर्थिक जिसके पास सक्षमता है वही निर्णय ले सकता है तो फिर परिवार में सब लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। मतलब परिवार का सामूहिक एक स्ट्रक्चर ना होते हुए हर व्यक्ति वो अर्थ के पीछे अपना समय देगा, योगदान देगा और उसमें जो ज्यादा अर्थ को प्रदान कर पाएगा वही अपना निर्णय जो है वो सभा में मनवाएगा। तो ये जो हम इतिहास में देखने के पितृ सत्ता से कैसे अभी जो एक मॉडर्न व्यू में हम जो नारी में भी एक समानता देखने के, नारी भी उतना ही कमाएगी तो वो उनके बराबर हो जाएगी। जो अर्थ के रूप में जो समानता है उसी को आधार बना है ना। इसीलिए जो न्यूक्लियर और न्यू न्यूक्लियर जो फैमिली देखते हैं ना वो स्ट्रक्चर हम आज तक देख पाते हैं। तो ये वहां से लेके यहाँ तक जो परिवार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये हमको समझ में आता है। दूसरा मुद्दा जो समझ में आता है, जैसे हम अभी परंपरा में देख रहे हैं तो बहुत सारी जो मानव लक्ष्य है या जीवन लक्ष्य जो अभी बताया अभी आगे की चर्चा में, तो लक्ष्य जो है मोक्ष को बताया और मोक्ष के लिए संबंध या परिवार जो है वो एक बाधा है। क्योंकि जो विधियां जो उसमें बताई है उसमें अगर आप जैसे बाबा जी का भी उदाहरण देते हैं तो एक गृहस्थ को साधना समाधि संयम हो सकता है, इस पे काफी लोगों को प्रश्न था। तो ये जो परिवार है ये एक संस्था जो है ये इन सब ज्ञानांजन के रास्ते में ये सब बाधाएं हैं ये प्रतिपादित हुआ। परिवार का प्लेसमेंट जो है वो ठीक से नहीं हो पाया वहां पे। तो वहां पे व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद स्वांतः सुख है, मोक्ष है। उसके आगे जब हम भौतिकवाद या जिस तरह से जो मटेरियलिज्म परंपरा चल रही है अभी उसको जो पिछले विगत 100-200 साल में देखे हैं तो उसमें भी परिवार की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे भी स्ट्रक्चर जो है वो सुविधा के लिए अर्थ में साथ में आए हुए लोग हैं और उसमें एक प्रावधान और भी है कि अगर आप साथ में आ रहे हो और अगर आपको साथ में नहीं जमता है तो आप अलग भी हो सकते हैं। मतलब उसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा गया जिसको हम बोलते हैं संबंध विच्छेद भी हो सकता है। तो ये पूरी मानसिकता अगर हम देखते हैं तो उसमें भी व्यक्तिवादी मानसिकता दिखती है। तो अगर दोनों ही धाराओं को देखने जाते हैं तो उसमें एक चीज पकड़ में आती है कि या तो व्यक्तिवादी है ना, भौतिकवाद में या तो भोगवादी मानसिकता है जो भी व्यक्तिवादी है और उसके आधार पर हमको ये समझ में आता है कि परिवार में दोनों ही धाराओं में उसको डिफाइन करना या परिभाषित करना या उसके लक्ष्य को स्पष्ट करना नहीं हो पाया। तो मध्यस्थ दर्शन में जो परिवार का स्वरूप है उसकी स्पष्टता जिस रूप में है कि परिवार का जो लक्ष्य है वो समाधान समृद्धि है। तो समाधान की बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति समाधानित होना है परिवार में। तो ये समानता के बिंदु यहाँ पे आ जाता है। जब हर व्यक्ति समाधानित होना है तो उसमें कोई निर्णय में किसी का शासन नहीं है ना व्यक्तिवाद, वो पूरी तरह से सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से एक संस्था की परिकल्पना की गई है उसमें। तो ये जो स्वरूप है वो उस तरह से भिन्न लगता है। दूसरा जो बिंदु समझ में आता है कि परिवार साथ में हर व्यक्ति समाधानित हो सकता है और साथ में परिवार में ही समृद्धि प्रमाणित होगी, किसी व्यक्ति में नहीं होगी। तो ये जो व्यक्तिगत पार्ट है या व्यक्तिगत हम जिसको बोलते हैं धनुर्वाजन, उसको यहाँ पे पूरी तरह से उन्मूलन किया गया है। तो ये जो परिवार में समृद्धि स्थापित करना, उसमें हर परिवार का सदस्य सहयोगी हो जाना परिवार की समृद्धि के लिए, ये मौलिक बिंदु है परिवार के साथ में आने की, गठन होने की। ये इस दर्शन का अनुसंधान का मौलिक बिंदु लगता है परिवार के स्वरूप में। सातों संबंधों में जीने की जब बात करते हैं तो उसमें यह समझ में आता है कि संबंध अभी तक भी शब्द रूप में जो संबंध परिभाषित हुए हैं उसमें भी जो संबंधों का साथ में आना है वो अनुकूलता प्रतिकूलता में चलता है। तो वो जो अनुकूलता प्रतिकूलता है उसको निश्चित तौर पे कैसे पहुंचाए, तो जो मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादन हुआ है उसके तौर पे ये पता चलता है कि हर संबंध प्रयोजन के अर्थ में है। जैसे मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादन है कि सहअस्तित्व ही परम संबंध है। तो जो सहअस्तित्व ही परम संबंध है, उसी परम संबंध के आधार पर जब मानव मानव संबंध देखते हैं तो 7 संबंधों में उसको निश्चित किया गया है
और सातों संबंधों में निश्चित प्रयोजन है। वो जो निश्चित प्रयोजन है या तो अभ्युदय के अर्थ में है, या पोषण के अर्थ में, या संरक्षण के अर्थ में, ये तीनों के अर्थ में ही सात संबंध। तो ये प्रयोजन निश्चित होना, उसी के आधार पर आपका कर्तव्य, दायित्व और मूल्य निश्चित हो सकते हैं। उसके बिना संबंध जो है निश्चित नहीं हो पाएंगे, और जब तक संबंध निश्चित नहीं होते उसके बिना निरंतरता भी संबंध में आती नहीं, वो फिर अनुकूलता प्रतिकूलता में चलता रहता है। तो ये जो प्रयोजन के अर्थ में संबंध को पहचानना और उसके अर्थ में निर्वाह करना, ये दूसरा बिंदु मुझे जो लगता है कि संबंध के अर्थ में ये मौलिक बिंदु है, जिसको अभी तक पहचाना नहीं गया। तीसरा जो बिंदु मुझे लगा इसमें वो है न्याय, कि हर संबंध का जो प्रयोजन है उसका अंतिम फल या अंतिम परिणति क्या होगा। कोई भी आदमी जब संबंध में जीता है तो अंतिम फल उसका होगा न्याय। तो न्याय को जब देखते हैं तो अभी तक की परंपराओं में या जो भी पाश्चात्य फिलोसोफर हुए उसमें हमें न्याय को इतना ही समझ में आया कि न्याय या तो व्यक्ति में या समाज में, परिवार में न्याय है, ये बिंदु मौलिक है। परिवार में न्याय हो सकता है और परिवार में ही जीते जीते आदमी संबंधों में जीते न्याय पूर्वक सुखपूर्वक जी सकता है। ये बिंदु जो है इस दर्शन का मौलिक प्रतिपादन लगता है, क्योंकि न्याय की परिभाषा भी जब हमको दिखती है तो उसमें बहुत सारे मत दिखते हैं। तो न्याय को संबंध के अर्थ में, संबंध की पहचान के अर्थ में, मूल्यों के निर्वाह के अर्थ में, मूल्यांकन के रूप में और उभय तृप्ति के रूप में जो परिभाषित किया गया है, ये बिंदु लगता है कि न्याय पूर्वक हम संबंध में सुखपूर्वक जी सकते हैं। इसलिए हमको साथ में आना या संबंध का निर्वाह करना, इस बिंदु को इस दर्शन में प्रतिपादन किया है। ये एक तार्किक जो तुलना थी उसको मैंने रखने की प्रयास किया है। इसका जो व्यवहारिक स्वरूप होगा उसको आगे साधना रखेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मुझे ये विकल्प 1.5 साल पहले मिला, तो 1.5 साल के दौरान में मैंने जो जीने का अभ्यास किया है विकल्प के हिसाब से, तो उसमें मुझे कितनी चीज़ें समझ में आई, जीने में क्या आया, उस परिवार में रहते हुए वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तो मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगी कि जैसा कि आप सबने सुना है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, तो सहअस्तित्व का मतलब ये है कि हर एक इकाई हर दूसरी इकाई के साथ साथ ही है, अलग अलग नहीं, और यही चीज़ मानव के ऊपर भी लागू होती है। तो यहाँ पे रहते हुए हम देखते हैं कि एक मानव जो होता है वो परिवार में ही पैदा होता है और परिवार में ही जीता है, और संबंधों में जब मूल्यों का उसको आस्वादन होता है उसी से उसको निरंतर सुख की प्राप्ति होती है, इसी तरह जीते हुए। तो जैसा कि मेरा विषय है परिवार का स्वरूप और साथी संबंधों में जीना, तो यहाँ पे परिवार का मतलब क्या है, तो परिवार ये है जो मुझे समझ में आया कि किसी एक मानवीय लक्ष्य के साथ कुछ लोग खड़े हैं और अच्छी निश्चित दूरी में आते हैं और उस लक्ष्य के साथ जीना तय हुआ, तो वो जो एक ग्रुप हो जाता है वो एक परिवार होता है। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल भी हैं, उन्हें भी इंक्लूड करना ही है। उसके अलावा बायोलॉजिकल्स के अलावा वो लोग जो समान लक्ष्य के साथ खड़े होंगे, उन लोगों को मिला के एक परिवार बनता है। अब यहाँ पे जीते हुए संबंध क्या है, परिवार में तो संबंध है, तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। तो मैं और मेरा संबंधी अगर हम दोनों साथ साथ हैं तो किस लिए हैं, तो मैं पूरा हो जाऊँ, मैं पूरी हो जाऊँ, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में रहते हुए मैं पूरी हो जाऊँ, और अगर मुझे कुछ समझ में आता है मैं पूरी हो रही हूँ तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए परिवार है, ऐसा मुझे समझ में आता है। अब बात आई मानवीय लक्ष्य की, तो मानवीय लक्ष्य क्या है, तो मुझे पता चला समाधान और समृद्धि है। तो इसमें जीने का अभ्यास करने के लिए रिश्ते होते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है, और वो समझ का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। तो अभ्यास में मैंने ये देखा कि निर्विरोधिता का अभ्यास होता है, और समृद्धि की अगर बात करें अपन तो समृद्धि का मतलब क्या हुआ, तो समृद्धि का मतलब आवश्यकता का आकलन, ऐसा हमें समझ में आता है। अब आवश्यकता का आकलन में जैसे कि बाबा जी ने बोला कि 10 लोगों का एक परिवार, अभी 10 लोगों का एक परिवार क्यों बोला, और आवश्यकता जो होगी वो परिवार में ही क्यों, उसका आकलन परिवार में ही क्यों हो पाता है। तो मानव का अध्ययन करते हुए मुझे ये समझ में आता है कि एक मानव कितने सारे आयामों में जीता है, तो उसमें नर है, नारी है, शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध होता है,
और इधर व्यस्त होता है, रोगी होता है। तो ये सारी जगहों में मानव जीता है, तो अगर मुझे आवश्यकता का आकलन करना है तो ये सारी जगहों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अगर व्यक्तिगत रूप में हम यहाँ पे आवश्यकता देखते हैं तो उसमें बहुत वेरिएशंस होते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को अपन कंसिडर करते हैं और 10 लोगों का एक परिवार बनता है, वहाँ पे जाके एक मानव की सही में आवश्यकता का आपको पता चल पाता है। इसीलिए बाबा जी ने 10 लोगों का परिवार ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे एनसीवीके में जीते हुए मैं ये देख पाती हूँ कि जितने भी 30 परिवार हैं वहाँ पे कैसे बायोलॉजिकल फैमिलीज प्लस नॉन बायोलॉजिकल फैमिलीज जो आपको व्यवस्थागत रूप से मिलते ही हैं, उन सारे लोगों के साथ में हम कैसे जीने का अभ्यास कर पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि जब बात मेरी विरोधिता की आई तो वहाँ पे अपने पराई का दीवार हटने के लिए भी आपको पूरा अवसर मिलता है। और मैं अपने में भी और मेरे आसपास के लोगों में भी ये देख पाती हूँ कि कैसे वहाँ पे निर्विरोधिता का अभ्यास किया जा रहा है। उसके अलावा जैसे कि बाकी दोनों वादों की समीक्षा के रूप में भैया ने बोला, वो व्यक्तिवादी के रूप में जा रही थी, उधर जा रही थी, और दर्शन में हम व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि वो सुविधा केंद्रित था और एक ईश्वर केंद्रित था, तो क्या यहाँ पे सुविधा का ध्यान नहीं रखना है? तो सुविधा का ध्यान रखना ही है, सुविधा इंक्लूडेड ही है, क्योंकि आवश्यकता में एक शरीर की आवश्यकता हुई और एक जीवन की आवश्यकता हुई। तो शरीर की आवश्यकता में सुविधा है, तो मेरे हर संबंधी की सुविधा का ध्यान रखते हुए कैसे मैं एक मानवीय लक्ष्य के साथ जी पाऊँ, इसलिए परिवार है। परिवार के स्वरूप में ये चीज़ें आती है, ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई देता है। फिर जीवन की आवश्यकता क्या है, तो हर संबंधों में हम विश्वास के साथ कैसे जी पाए, इसको मैं वहाँ पे देख पाती हूँ कि इतने सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इसके पहले एक 2 या 4 लोगों का परिवार होता था, वहाँ पे भी एक समय के बाद में जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कैसे हम देखते हैं कि अपना विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से, मित्र से, ऐसा करके एक बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो कैसे वो अविश्वास के साथ में प्रचलित शिक्षा और व्यवस्था में अविश्वास के साथ में कैसे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये मैंने देखा ही अभी तक की उम्र में। फिर जब से मुझे विकल्प मिला वहाँ पे मैं ये देख पाती हूँ कि वहाँ पे मुझे जो परिवार मिला है उसमें जो मेरे अभिभावक हैं, आजी चाचा जी हैं, वर्षा माँ जी हैं, और भी जितने भी सब बड़े लोग हैं, तो मुझे वो जीने का स्वरूप उस परिवार में ही दिखाई देता है। वहाँ पे पालन, पोषण, संरक्षण ये चीज़ें हैं, पर शरीर की आवश्यकताओं को देखते हुए उसके साथ साथ अगर हम मन की आवश्यकता की बात करें तो जो व्यक्ति मेरा पालक है, मेरा अभिभावक है, वो विश्वास से भरा हुआ है और उसके विश्वास के बलबूते पर मैं कैसे चल पाती हूँ, तो ये दोनों ही आवश्यकताएं मुझे वहाँ पे धीरे धीरे पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। और जो जो चीज़ें अगर मैं उदाहरण के स्वरूप में लूँ तो जो चीज़ें मैंने कभी की नहीं थी इस उम्र तक, वो चीज़ें मैं वहाँ पे कर पाती हूँ। जैसे कि बैकग्राउंड रहा मेरा सिर्फ पढ़ाई करने का, एक बच्चा होता है जो सिर्फ बुक के अंदर घुसा हुआ रहता है, किसी से दोस्ती नहीं करता है, ज़ीरो इंटरेक्शन, सिर्फ पढ़ाई वैसा रहता था। वहाँ से निकलने के बाद आप 150 लोगों के साथ आ गए, अचानक से एक दिन निर्णय ले लिया कि ठीक है अभी यहाँ शिफ्ट होना है। उन लोगों के साथ जीते हुए कैसे आप धीरे धीरे देख पाते हो कि हाँ मैं हर व्यक्ति के साथ मिल सकती हूँ, क्योंकि मैं उस एक व्यक्ति को देख रही हूँ वो ऐसा कर पाता है। तो उनको देखते हुए उनके विश्वास के साथ में मेरा भी जीना होता है कि हाँ आदमी के साथ निभना इतना मुश्किल नहीं है, वरना बाहर अगर हम जाएं तो मुझ में भी अविश्वास भरा और सामने वाले में ही है, तो हम कुल मिला के एक दूसरे के ऊपर अविश्वास ही थोपते रहते हैं। ये दिख पाता है, तो यही मुझ में दिख पाता है कि विश्वास कैसे भर रहा है। तो अगर मैं बाहर के लोगों से इंटरेक्शन और करने की बात करूँ वो ज़ीरो था, पर अगर अभी यहाँ पे रहते हो हम स्वावलंबन के लिए हमारी वैन जाती है, वहाँ पे बाहर के लोगों को एक्सप्लेन करना कि हम इस विकल्प के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको करंट सिस्टम और एजुकेशन का अल्टरनेटिव उन लोगों को देना होता है। ये हमारी हमें हम यही करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। और दूसरा हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वावलंबन वाली बात अगर हम करें, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कर पाना, तो उससे मैं देखती हूँ कि खुद में एक विश्वास बढ़ ही रहा है। दूसरी बात ये कि अपना फील्ड कुछ और ही था पहले, और अभी खेती ज्वाइन करना, फिर खेती में देखना कि जैसे भी मौसम हो वहाँ पे टिके हुए रहना,
तो इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि हमें धीरता ही पड़ती है। तो धीरता कुछ और दूसरी चीज़ नहीं है, उसकी अनुभूति हम लोगों को जीते हुए कहीं ना कहीं होती है। हालांकि उसकी निरंतरता नहीं है, उस पर हम सब प्रयास कर ही रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। और सातों संबंधों का एक थोड़ा थोड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। जैसे कि माता पिता के रूप में वहाँ पे अभी मेरी फैमिली हालांकि शिफ्ट नहीं हुई है, तो वहाँ पे अजय चाचा वर्षावासी लोगों के साथ अपन रहते हैं। तो यही देखते हैं कि कैसे हम लोगों के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उसके लिए अवसर वो पहले से ही होता है। हम लोगों को वहाँ पे कुछ मांगना पड़ रहा है या व्यवस्था में कुछ कमी लगी, ऐसा मुझे कभी दिखाई नहीं देता है। शरीर की भी और मन की भी, इसकी पूर्ति मुझे होते हुए दिखती है, इसके पहले जो नहीं होती थी। और मित्र संबंध की बात अगर करें तो मित्र संबंध में बाहर में जीते हुए यही दिखता था कि मुझ में भी अविश्वास और सामने वाले के में भी अविश्वास, फिर गंतव्य स्थली का कोई ठिकाना नहीं है। आज जो मेरा मित्र है वो कल कोई और हो ही सकता है, ऐसा रहता था। लेकिन दर्शन के अनुसार ये पता चला कि मित्र संबंध में विश्वास, सम्मान और स्नेह मूल्य की अनुभूति होती है। तो यही दिखाई देता है कि जैसे कि मुखरण विधि है तो उसमें आपको एक स्पेस मिलता है, और आज हम लोगों के पास वहाँ रहते हुए एक स्पेस है जो अपने आप क्रिएट हो ही गया है, क्योंकि हम एक व्यक्ति को ऐसा जीता हुआ देख रहे हैं विश्वास के साथ। तो उनके साथ चलते हुए आज एमसीबीके में लगभग हम विज्ञान रूप से 30 लोग हैं, और मैं ये देख पाती हूँ कि कैसे धीरे धीरे हम लोगों में सहानुभूति आ रही है, और सामने वाले की खुशहाली क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसको समझने का अभ्यास चल रहा है कि ठीक है, आपके सुख और दुख से भी मुझे लेना देना है। अगर हम यहाँ पे सही में एक मानव के जैसे जीने का अभ्यास करने के लिए हैं तो ये सहानुभूति वाली बात। और मैंने जाना ठीक है, और बाकी सब तो ठीक ही है, आपको पता ही है। खत्म कर आजाद दीदी ने काफी अच्छा रखा। वैसे कल का भी टॉपिक था ये जो स्वतंत्र ठीक है। तो परिवार को दर्शन में उसको बंद कर देंगे। परिवार को दर्शन में बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट जगह पर रखा हुआ है। एकदम जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो पहले हमको एक ईंटा चाहिए, रेत से तो हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, हमको एक ईंटा चाहिए। तो इस जगह पर परिवार रखा हुआ है कि अभी भौतिकवाद में देखें तो कोई भी संबंध नहीं रहा है, 7 संबंध में से एक भी संबंध नहीं रहा है, उसमें सीधे व्यक्ति है और समाज है। और आदर्शवाद में भी हम देखें तो उसमें भी व्यक्ति और सीधे समाज है। जैसे हम सुनते ही है कि हम तो समाज के हैं, हम एक व्यक्ति के नहीं है। तो दर्शन बोल रहा है कि भाई समाज के तो हो, लेकिन एक के साथ जी के तो दिखा दो। यहाँ पर हम समाज के साथ जिएंगे लेकिन एक के साथ जी नहीं सकते। तो आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों जगह पर इसी अर्थ में आदर्श भी है कि मतलब ऐसी चीज जिसको हम व्यवहार में ला नहीं सकते वही आदर्श है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आचरण है, मानव का आचरण है, वो संयुक्त रूप में है और निरंतरता में आचरण। हम पूरी लाइफ लॉन्ग जो है शिकायत मुक्त होकर जी सकते हैं और 24 घंटे शिकायत मुक्त होकर जी सकते हैं। इसको प्रमाणित करने की जगह के रूप में परिवार है। तो जागृति का प्रमाण जो कि यहाँ पर विकल्प है वो परिवार के रूप में दर्शन ने इसको स्थापित किया है। अगर प्रमाण को हम इस तरह से नहीं देखेंगे तो परिवार एकदम ही कोई यूजलेस चीज है, निरर्थक चीज है। तो जिसको अल्टीमेट ज्ञान बोला है, ब्रह्म ज्ञान बोला है, उस ब्रह्म ज्ञान में परिवार का कोई उपयोग नहीं है। तो आदमी क्या करे, अब सबका लक्ष्य तो बनता नहीं है ब्रह्म ज्ञान, तो क्या करेगा टाइम पास के लिए, तो 2-4 लोगों के साथ में टाइम पास कर लो। तो एक तरह से देखे तो जैसे बच्चे को झुंझुना पकड़ाते हैं वैसी चीज के रूप में वो दिखाई देता है। तो इसी तरह से कुछ लोग बहुत ज्ञानी के रूप में और कुछ लोग एक समाज जो है पूरा अलग ही कुछ कर्मकांड करते हुए झुंझुना बजाते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर ये पूरा जो है एक साथ एक लय में सज गया है। तो व्यक्ति और समाज, इसके बीच में परिवार की कड़ियां बनेगी। व्यक्ति से सीधे समाज नहीं है, परिवार है, फिर परिवारों का परिवार है, वो भी एक परिवार है। इस तरह से ये पूरा दिखाई देता है कि परिवार ऐसी जगह है जहाँ जागृति को प्रमाणित करना है। तो मैं 100 लोगों के साथ में, 1000 लोगों के साथ में, 1 लाख लोगों के साथ में, पहले मैं 10 लोगों के साथ में निरंतरता में जी लूँ, 24 घंटे जी लूँ। क्योंकि मैं 24 घंटे जीऊंगा तो एक संख्या से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हमको निश्चित ही करना पड़ेगा।
100 लोगों को, 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को हम कैसे 24 घंटा देंगे ना, और कैसे हमारे आचरण का प्रमाण बनेगा। तो इस अर्थ में फिर वो एक सीमित संख्या के रूप में आ जाता है। तो निश्चित सीमित संख्या में जो समझदार लोग, समझदारी के अर्थ में लोग हैं, वो परिवार है और वही जागृति का प्रमाण है। इस तरह से दर्शन इसको एकदम बिल्डिंग बनानी है तो एक ब्लॉक की जगह पर स्थापित करता है। तो अब इससे आगे ये परिवार के बाद अपन समाज की बात करते हैं कि परिवार से समाज जो है वो दर्शन किस तरह से देख रहा है कि परिवार से समाज कैसे बनेगा, उसको कश्यप जी रखेंगे। ठीक है। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मुझे परिवार ही समाज का मूल आधार, इस बिंदु पर बात करनी है। मूल रूप से समाज का स्वरूप जो दर्शन में प्रस्तावित है और परंपरा में है, यहाँ जब हम समाज कहते हैं तो समाज का अर्थ मानवीय समाज से। मानवीय समाज को पहचाने कैसे, तो समझ में आया कि अखंडता से कम में मानवीय समाज नहीं है। इसको पहचानने के लिए जो हमारे पास मानदंड है वो है अभयता। समाज में जब तक अभयता नहीं है, हम ये कहने की स्थिति में नहीं आ पाते कि ये समाज मानवीय समाज है। तो ये दो चीजें हमारे पास हो गई, अखंडता और अभयता। इस आधार पर हम विगत की समीक्षा कर सकते हैं कि विगत में जितने समाज के लिए जो कार्यक्रम चले समाज बनाने के लिए, वे कितने सफल रहे, कितने असफल रहे। तो मैं बहुत संक्षेप में इस बात को रख देता हूँ कि जंगल युग में भी मानव के साथ रहने के लिए अभ्यास किया है, लेकिन उस समय उसका लक्ष्य हुआ करता था कि हिंसक पशु और क्रूर पशुओं से कैसे बचा जाए। पड़ोसी गांव वाला उसके गांव पे आके छीना झपटी करे तो उससे कैसे बचा जाए। इसके लिए उसने संगठित होकर एक समाज की प्रारंभिक स्वरूप को जन्म दिया। इसमें कहीं मानवीयता का स्वरूप दिखाई नहीं देता। अखंडता तो है ही नहीं क्योंकि वो सीमा में है। और जब अभयता की बात करें तो जिसका जन्म ही लड़ाई झगड़े से हुआ है और लड़ाई झगड़े से ही जिसको समाप्त करना है, उसमें अभयता की तो बात ही नहीं की जा सकती कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से भयभीत रहता ही था। कालांतर में जब यही परिवर्तित होकर राजयुग के रूप में आया तो राजा का जो राज्य की सीमा थी वो सीमा का वो समाज का एक आधार बना। इसकी जब समीक्षा करने हम जाते हैं तो ये देखने मिलता है कि जो जनता थी वो राजा से भयभीत हुआ करती थी और राजा को दूसरे राजाओं का भय बन ही जाता था। इस तरह से अभयता वहां भी स्थापित नहीं हुई। इसलिए उस समय के भी समाज को हम मानवीय समाज कहने की स्थिति में नहीं आ पाए। इस बीच में धरती के अलग अलग हिस्सों में कई प्रयास हुए, कई आधारों पर समाज के गठन की बात की गई। भारत में जो मूल रूप से जिस आधार पर समाज गठन का बहुत बड़ा एक प्रयास हुआ, मनुधर्म शास्त्र के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में समाज को बांटकर एक समाज की अवधारणा यहाँ दी गई कि काफी लंबे समय तक इस पे चला भी, काम भी हुआ। इसका मूल आधार व्यवसाय था। हम किस व्यवसाय में हैं, हम ज्ञानार्जन करते हैं, लड़ाई झगड़ा का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। इस आधार पर एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इसके फलन को देखें तो इसमें भी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, जाति पाति, छूत अछूत, इस तरह से कई भेदभाव इससे जन्म लिए और आखिरी में फलन ये हुआ कि इसमें भी हमको अभयता का कहीं प्रमाण नहीं दिखता। विश्व के अन्य हिस्सों में अगर प्रयासों को देखें तो कुछ जगह समाजवाद के आधार पे समाज को स्थापित करने की कोशिश की गई, कहीं पूंजीवाद के आधार पर समाज की स्थापना की कोशिश की गई। लेकिन अगर हम इन मापदंडों पे मापने जाते हैं तो कहीं भी हमको मानवीय समाज का स्वरूप उभर के सामने आता हुआ दिखाई नहीं देता है।
वर्तमान समय में जब हम समाज की समीक्षा करते हैं, वर्तमान समय में जो समाज जिसको हम कह रहे हैं समुदाय के रूप में है जो, तो समाज बहुत बिखरा बिखरा सा दिखता है। हर समाज जिसको हम समाज कह रहे हैं है समुदाय, उसके अंदर कई छोटे छोटे समुदाय हैं और उनमें आपस में विरोध है, आपस में एक दूसरे से अविश्वास है, आपस में एक दूसरे से शंका है, इसलिए अभय वाली स्थिति वहां भी नहीं दिखती। ये पूरी समीक्षा से बात निकल के आती है कि मानव जाति ने अभी तक जितनी यात्रा की है, इसमें मानवीय समाज की स्थापना अभी तक इस धरती पे नहीं हो पाई, ऐसा हमें वर्तमान को देख के लगता है। मध्य दर्शन में जो प्रतिपादन है, समाज क्या है, समाज का स्वरूप कैसा होगा, तार्किक रूप में जब हम इसको देखने गए तो पूरा स्ट्रक्चर को देखें तो एक तो मानव लक्ष्य स्पष्ट हुआ। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्त्र के रूप में हमने मानव लक्ष्य को स्वीकारा, समझा और समझ में आया कि ये सार्वभौम है, सभी मानव को स्वीकार है ये लक्ष्य, और जो परिवार है वो इसी लक्ष्य के अर्थ में है। तो मानव से परिवार जुड़ गया, मानव से परिवार का एक संबंध हो गया, उसको पोषित करने के अर्थ में परिवार है। तो समाज क्यों है? तो समाज की भूमिका समझ में आई कि वो मानव लक्ष्य और परिवार लक्ष्य के पोषण के अर्थ में समाज है। तो जो समाज का स्वरूप उभर के आएगा वो परिवार से ही आएगा। तो समाज की मूल इकाई के रूप में, समाज के आधार के रूप में परिवार है। परिवार से ही समाज की रचना होगी। जब हम जीने जाते हैं तो एक परिवार के रूप में होते हैं, लेकिन जब निर्णय लेना होता है, निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं, तो हम ही उसमें से एक सभा के रूप में होते हैं, परिवार सभा के रूप में हम ही होते हैं। तो परिवार और समाज अलग अलग न होके परिवार और समाज एक ही है। समाज का ही निर्णय लेने वाला भाग को हम समाज कह रहे हैं और जीने वाले भाग को परिवार कह रहे हैं। इस तरह से समाज का जो स्वरूप है वो पूरा साफ सामने आता है। 10 व्यक्तियों का एक परिवार और उस परिवार से एक प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना, और ये प्रतिनिधि समझदारी संपन्न और उत्पादन कार्य में निपुण। इस तरह से आप 10 सोपानी व्यवस्था को आप सब जानते ही हैं। ये हमको प्रस्ताव रूप में मिला है। इस दर्शन में और विगत की समीक्षा में देखें तो जो विगत में जो आदर्शवाद में चला उसमें परिवार और समाज इसके बीच कोई कनेक्शन हमको नहीं दिखा। उसको जो लक्ष्य में बाधा के रूप में पहचाना गया, जैसे जिगर भाई ने कहा, भौतिकवाद में भी परिवार को अपने लक्ष्य में बाधा के रूप में पहचाना। यहाँ ये बात पूरी हो जाती है कि परिवार समाज के लक्ष्य के अर्थ में समर्पित होता है और समाज भी इसके अर्थ में समर्पित होता है। इतनी बात के ऊपर धन्यवाद। पूरा दर्शन जो है समाज के रूप में, सब परिवार समूह मिलकर समाज के रूप में कैसे जिएंगे, उसके लिए पूरा संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, जैसा भैया ने कहा कि हमने जातियों के आधार पर संस्कृति को बनाया, कभी धर्म के आधार पर, राजा के आधार पर किसी व्यवस्था को बनाया। क्योंकि जो दर्शन बोल रहा है मानवीय संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था के आधार पर हम लोग समाज में जी सकते हैं। उसके आधार पर ही अखंड समाज में पहुंच सकते हैं। अलग अलग संस्कृति जो कि जाति और फिर जो शरीर और कर्म के आधार पर बनी है, उससे हम लोग अखंड समाज नहीं बन पाएंगे। भैया ने बहुत अच्छे से इसको रखा। अब मैं आगे का जो विषय है, शिक्षा विधि से ही समाधान किस तरह से संभव है और मानवीय व्यवस्था किस तरह से संभव है, उसके लिए मैं प्रदीप भैया को बोलता हूँ। श्रद्धाई बाबा जी को नमन और सबको नमस्कार। आदमी पहले से ही सुख चाहता है, तो ये सुख की जर्नी में मतलब क्या क्या हुआ है वो संक्षिप्त रूप में रखूंगा। फिर बाद में शिक्षा में क्या हुआ है उसके बारे में बताऊंगा।
तो ये सोसाइटी में सब लोग सुखी रहना है, तो इसका मूल आधार शिक्षा ही है। तो शिक्षा को हम जब देखते हैं तो पहले ये नॉलेज जो रिलीजन जो बेस है वो देता था, जैसे कि टेम्पल, चर्च या मॉस्क, ये लोग सब लोग डोमिनेटेड थे समाज को डायरेक्शन देने में। तो धीरे 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 ये इनका समय निकल गया और राजा महाराजा ये लोग डोमिनेट करे सोसाइटी को, और वो भी दौर निकल गया। अब जो इंडस्ट्री जो व्यापार या बाजार बोलते हैं वो अब डोमिनेट कर रहा है। तो ये 3 स्तर से गुजरा है। तो पहला रिलीजन था, और दूसरा राजा का शासन, और ये तीसरा व्यापार। तो अभी व्यापार को हम जब देखते हैं तो व्यापार कहाँ पे फंसा हुआ है, तो जो डायरेक्शन सोसाइटी का भी डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए हर पेरेंट्स ना उनके बच्चे पढ़े और किसी कंपनी में जॉब ले ले, तो ये कुछ भी कहे ये ऑब्जेक्टिव बन गया है। या मेरा बच्चा पढ़ के विदेश जाए, इधर उधर, अपन जितने भी बात करें अपनी मानसिकता में तो ये चलता है कि इसका नाम हो, ये हो, वो हो, ऐसा। तो जब अपन इसको बाजार को देखते हैं तो इसका एक मूल आधार दिखता है, वो है प्रॉफिट, तो लाभ। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि क्या लाभ होता है, कम देना ज़्यादा लेना। तो इसका मतलब सीमा निर्धारित हो नहीं पा रहा है। तो ये सीमा निर्धारित होने के लिए आदमी को स्वयं को समझना है। तो इसका एक लिमिटेशन बन गया है, इसलिए ये पूरा अभी जो चल रहा है एजुकेशन ये फंसा हुआ है। ओके, आपको सैलरी चाहिए तो बोलेंगे लोग हाँ चाहिए, तो सेम सैलरी फॉरएवर चाहिए तो बोलेंगे नहीं हमको इंक्रीमेंट चाहिए। कितना इंक्रीमेंट चाहिए, तो दूसरे से ज़्यादा चाहिए हमको। तो यहाँ पे फंसा हुआ है ये। और जब ये शासन को देखते हैं तो ये भी पावर में फंसा हुआ है। तो कुछ भी स्कीम चलता है तो अगले 5 साल में हम फिर इलेक्शन जीत के आएंगे या नहीं आएंगे, तो इसमें फंसा हुआ है। अब जब ये रिलीजन को देखते हैं तो जो आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है, तो उसको जो देखते हैं तो उसमें ये आप ज्ञान को कैसे पाते हैं, तो उसमें बोला गया है कि ये पुरुषार्थ करना है, जो श्याम भैया ने अच्छी तरह से वर्णन किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम ये तीनों को मोक्ष के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत ही ऊंचा चीज माना गया है। मगर ये भी देखा गया है कि ये मोक्ष को ही अर्थ के लिए इन्वेस्ट जब करते हैं तो वहाँ फंस गया। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि एक आदमी से दूसरे आदमी को कैसे ये ज्ञान अंतरित होगा या ट्रांसफर होगा, तो इसका कोई विधि ठीक ठाक से अपने को परंपरा में आते हुए दिखा नहीं है। तो एक उपदेश विधि है या आप ये काम करो वो काम करो, तो उससे जो वातावरण बनना चाहिए कि एक आदमी से 10 बने या 100 बने, तो ये दिखा नहीं है। अब ये आदर्शवाद शिक्षा है। अब ये भौतिकवाद शिक्षा में क्या है, भौतिकवाद शिक्षा तो सुविधा संग्रह में फंस गया, तो सुविधा संग्रह का ये तुप्ति बिंदु भी अभी अपने को दिखता नहीं है। तो इन दोनों के विकल्प के रूप में जो शिक्षा अभी मध्य दर्शन से आगे जाने का संभावना है, इसमें जैसे ही पहली बार आदमी शिविर अटेंड कर रहा है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी चल रहा है, तो उसको एक दिखता है कि एक रोशनी दिख रही है कि हाँ मैं मानवीयता को समझ सकता हूँ और मानवीयता के आधार पर जी सकता हूँ। तो एक पहले ही शिविर में इतना रोमांचित हो रहे हैं, इतना तृप्त हो रहे हैं लोग कि ये एक अच्छा है, मतलब मैं किसी चीज को नकारना नहीं है, मैं सबके साथ व्यवस्था में जी सकता हूँ, ये स्वीकृति हो रही है। तो ये इससे शिक्षा पूर्ति होती है। तो और अपने जिज्ञासा के अनुसार मतलब ज्ञानार्जन जो करना है, तो इससे जो लोगों से जो मदद मिलता है, तो मुझे आगे जाना है, तो ये दीक्षा है, तो ये फैसिलिटी है। तो इससे ये लगता है कि हमको ये व्यवस्था की संभावना है। तो आदमी पहले से ही सुख चाहता है। तो सुख के ये 3 स्तर है, एक तो क्षणिक है, और दूसरा है दीर्घकालीन, और तीसरा कंटिन्यूअस है। तो ये आदर्शवाद में इंडिविजुअल टू जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का जो छलांग है वो दिखा नहीं है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी जो है मध्य दर्शन में के बीच में एक ऐसा एक अच्छा कड़ी जुड़ गया, वो फैमिली है।
तो फैमिली के साथ हम जी के प्रमाणित करके दिखाने में एक अच्छा ये सुकून है। मुझे कुछ घर छोड़ना नहीं है, मुझे घर में रहते हुए इसको प्रमाणित मैं कर सकता हूँ। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं कि ये क्यों कहाँ पे हम फंस गए हैं और किस मूल्यों की हमको इनपुट देना है जो शिक्षा से आ सकती है और उसकी मतलब बहुत संभावना है। मैं अक्सर ये शिविरों में ये एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं तो एक 3 सीटर है, 2 लोग बैठे हुए हैं, आप तीसरे आदमी हैं, आप भी जाके बैठ गए। तो अगर चौथा आदमी आया तो हम क्या करेंगे? पैर को फैलाएंगे, उस आदमी को जगह नहीं दे रहे हैं या अपना बैग बाजू में रखेंगे। अगर वो आदमी जान पहचान वाला आदमी है तो हम क्या करेंगे? तो बैग को निकालेंगे और 2 लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, भाई साहब थोड़ा जगह दीजिए। और ये चौथा आदमी हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है तो हम उठ जाएंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ क्या यहाँ पे? हम जब तक संबंध को पहचानते नहीं है तब तक निर्वाह नहीं कर सकते। तो संबंध की पहचान पहली है और निर्वाह बाद में है। तो अभी सुविधा संग्रह बताते जा रहे हैं और संबंध को पहचान, संबंध की निर्वाह जो पढ़ा रहे हैं उन टीचरों में नहीं दिख रहा है। इसलिए बहुत मतलब बच्चे मतलब परेशान है कि कैसे जीना है। तो ये हमको जीना है तो मतलब 2 तरीके से, एक तो अपना एक संकल्प बना के मैं जीऊंगा और दूसरा वातावरण बना के जीना। अगर वातावरण मिल गया तो आदमी आगे अच्छा जा सकता है। तो ये शिक्षा से, मध्य दर्शन से जो निकल रहा है, अगर वैसा शिक्षा बन गया तो मुझे मतलब पूर्णतः विश्वास है कि वातावरण बहुत जल्दी बन जाएगा। सो जिससे आदमी एक मतलब लाइन पकड़ के आगे जाएगा और इसमें ये संभावना है कि आदमी जल्दी जागृत होने का। तो इसकी संभावना के साथ मैं अपना बोलना विराम करता हूँ। थैंक यू। तो दर्शन में जैसा कि विकल्प में लिखा है कि ज्ञान अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, उसकी जगह पर विकल्प रूप में बताया है कि ज्ञान ही व्यक्त है और व्यक्त है तो वो समझा भी जा सकता है और ज्ञान वचनीय है और अध्यवसायिक विधि से परंपरा में प्रमाण सुलभ भी होगा। 3 चीजें जोड़ दी है उसमें विकल्प के रूप में। तो इसमें ज्ञान व्यक्त होना, वचनीय होना, उसमें इसका तार्किक भाग को मध्य दर्शन ने एक बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस किया है कि ज्ञान कुछ हो गया है, लेकिन ये कुछ हो गया है ये तर्क में भी आएगा, वरना वो जो कुछ हो गया है वो रहस्य बन जाता है। तो परंपरा के लिए जहाँ हम परंपरा की बात करते हैं तो तार्किकता उसमें एक हटाने वाला भाग नहीं बन सकता है, उसका एक मूलभूत भाग है। तर्क में अगर नहीं आया तो परंपरा नहीं बनेगी, शिक्षा में नहीं आएगा परंपरा नहीं बनेगी। तो अभी तक जो बहुत सारी मानव जाति के पास में अच्छी चीजें भी होंगी, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिनसे चल भी रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि तर्क रूप में नहीं आ पा रहा इसलिए फिर परंपरा नहीं बन पाएगी। तो अभी तो हम इसी जगह पर खड़ी हुई पूरी मानव जाति कि हम एक मानवीय परंपरा के रूप में इसको 4 भागों में देख रहे हैं कि मानवीय संविधान हो जाए, मानवीय शिक्षा हो जाए, मानवीय आचरण हो जाए और एक मानवीय व्यवस्था हो जाए, अर्थनीति हो जाए। इस चारों की जगह पर हम नहीं खड़े हैं, तो मानवीय परंपरा की जगह पर हम लोग नहीं खड़े हैं। तो पूरी परंपरा हो जाए, इसके लिए दर्शन तार्किक और व्यवहारिक भाग को भी स्थापित कर रहा है। उसके बिना हम मानवीय परंपरा पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो भौतिकवाद भी वहीं पर पहुंचा है कि हम लोग मूवी बनाते हैं, कुछ होता है, और आदर्शवाद भी वहीं पर खड़ा है कि कुछ हो गया है लेकिन बता नहीं पा रहे क्या हो गया है। क्या हो गया है उसको बता पाए ये सहस्तित्ववाद है। सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे से रखा, हमारे पुष्कर भाई ने और साधना दीदी ने व्यवहार मतलब जीने से जोड़कर भी रखा और सभी ने बहुत एकदम टाइम से रखा। टाइम शुरू में कम था, आधे घंटे लेट शुरू किए थे हम लोग, तैयारी सब 2 घंटे के हिसाब से किए थे, फिर भी सबने बहुत अच्छे से रखा। तो सभी को इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद बाबू भैया और सभी भाई और बहनों का उनकी प्रस्तुति के लिए। अब हम चाय पे जाएं उससे पहले एक सूचना है कि अगले वर्ष जो हमारा वार्षिक सम्मेलन होगा, जो 25वां वार्षिक सम्मेलन होगा, उसके लिए बैठक आज 9 से 10 बजे के बीच है। तो सभी केंद्रों से जो केंद्रों के प्रतिनिधि हैं वो लंच के टाइम में आज दोपहर का भोजन होगा, तो एक बार अंकित भैया से संपर्क कर लें। आप सभी से निवेदन। अभी जब हम चाय पे जाएंगे तो 10 मिनट हम लेट हैं, तो मुझे लगता है कि सत्र में तो कटौती ठीक नहीं है। प्रस्ताव है तो हम चाय में कटौती, चाय पीने में नहीं,
पे यहाँ लोग करना है। समय का जरूर ध्यान रखें।